स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पे हम लेके आए एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ, जैसा कि पता है कि लास्ट लेक्चर में हम सभी आयरन मैन बन चुके थे। आज हम बात करने वाले एक और इम्पोर्टेंट एनीमिया के बारे में, जिसका नाम है पर्निशियस एनीमिया। जी हाँ, लास्ट लेक्चर में हमने आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को डिटेल के साथ में पढ़ा और आई होप कि उससे संबंधित सारे के सारे क्वेरी आपके क्लियर हो गए और जिस तरीके से आपके कमेंट थे वो ये इंडिकेट कर रहे थे कि आपने एक बेहतरीन लर्निंग की। और आज का ये सेशन यहाँ पे हम पूरा करने वाले हैं डिटेल के साथ में पर्निशियस एनीमिया के बारे में। क्या होता है पर्निशियस एनीमिया? पर्निशियस एनीमिया को पर्निशियस एनीमिया ही क्यों कहते हैं? पर्निशियस एनीमिया में कहाँ कहाँ दिक्कत आती है और इससे संबंधित क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी, सभी चीजों को एक एक करके डिटेल के साथ में खोल के पढ़ेंगे हम यहाँ पे। तो गुड इवनिंग टू ऑल, सभी लोगों का स्वागत है। शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सेशन को और आज के इस सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है, आपको चारों ऑप्शंस को ढंग से पढ़ना है और एक पूरी शिद्दत के साथ में लाइक बटन को प्रेस करते हुए अपने आप को एक बड़ी हिमाकत के साथ में इस क्लास से जोड़ देना है और बेस्ट आंसर देने की कोशिश करना है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट डज द पर्निशियस मीन्स? अब पर्निशियस एनीमिया पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि पर्निशियस का क्या मतलब होता है। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, ए वेरी हाई विटामिन B12 इफेक्ट, ए वेरी हार्मफुल और एविल इफेक्ट, ए वेरी यूजफुल और गुड इफेक्ट, ए वेरी आइट्रोजेनिक इफेक्ट। चार ऑप्शन हमने यहाँ पे लिख दिया है। पर्निशियस एनीमिया में पर्निशियस वर्ड का क्या मतलब होता है? सभी लोगों को अपना बेस्ट आंसर लिखना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्निशियस? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्निशियस। याद रखिएगा, सोच समझ के जवाब लिखिएगा क्योंकि जवाब आसान नहीं है और जो कि मेरी संभावना थी और जैसा मैं सोचता हूं कि आप क्वेश्चन में विटामिन B12 देखो और टिका दो, ऐसा आप समझते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी हाई विटामिन B12 इफेक्ट। मेरे दोस्त, विटामिन B12 अगर बॉडी में बहुत ज्यादा है तो पर्निशियस कैसे हो सकता है वो? तो B12 देख के आंसर नहीं देना है। अगर आपका जवाब ए है तो सबसे खोटा जवाब है, क्योंकि यहाँ पे B12 की कमी हो तो फिर भी हम सोच सकते हैं कि वो पर्निशियस हो सकता है, लेकिन ज्यादा तो पर्निशियस कैसे हो सकता है? समझ रहे हो बात को? हमने यहाँ पे लिखा है वेरी हाई विटामिन B12 इफेक्ट। पर्निशियस एनीमिया में विटामिन B12 ज्यादा नहीं होता है, तो ये तो गलत है ना? ये तो गलत है, याद रखिएगा। पर्निशियस एनीमिया कोई आइट्रोजेनिक इफेक्ट नहीं होता है। आइट्रोजेनिक इफेक्ट उसको बोलते हैं जिसमें हॉस्पिटल्स के अंदर कोई भी प्रोसीजर हम मरीज के ऊपर कैरिड आउट करते हैं तो उसकी वजह से अगर हो तो उसको हम आइट्रोजेनिक कहते हैं, तो ये भी गलत है। और यूजफुल इफेक्ट कभी भी नहीं होता। अगर कोई यूजफुल इफेक्ट हो तो काहे का एनीमिया, वो काहे की बीमारी, ये तो नहीं होता है। पर्निशियस एनीमिया को पर्निशियस इसलिए बोला गया क्योंकि ये वो एनीमिया है जिसका इफेक्ट बॉडी के ऊपर बहुत ज्यादा हार्मफुल और बहुत ज्यादा एविल इफेक्ट होता है। कौन सा इफेक्ट होता है? हार्मफुल, ए वेरी हार्मफुल और एविल इफेक्ट। ये मतलब होता है पर्निशियस वर्ड का। याद रखिएगा, अगर कोई मरीज बोले कि मेरे को एनीमिया हो गया तो आप क्या बहुत रोने लग जाते हैं? यार तेरे को एनीमिया हो गया, अब तो तुम थोड़े दिनों में निपटने वाले हो, तुम्हारे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा हम कहते हैं क्या? नहीं, क्योंकि एनीमिया का इलाज है मेरे भाई। अगर तुम्हें खून की कमी है, एनीमिया है, तो खून चढ़ा देंगे, खून बनने की दवाइयां दे देंगे, तुम ठीक हो जाओगे, है कि नहीं है? लेकिन एनीमिया में एक ऐसा एनीमिया है जो आदमी की मृत्यु का कारण बन जाता है, जो आदमी का पुनर्जन्म करा देता है, जो आदमी को क्लीन बोल्ड कर देता है। वो एनीमिया कौन सा एनीमिया है? वो एनीमिया पर्निशियस एनीमिया है। हार्मफुल और एविल इफेक्ट वाला एनीमिया। एविल कहते हैं बुरी आत्मा को। तो एक ऐसा एनीमिया जिसकी वजह से मृत्यु हो जाती है, वो एनीमिया पर्निशियस एनीमिया। तो आप समझ सकते हो कि आज हम जो एनीमिया पढ़ रहे हैं वो एनीमिया में सबसे खतरनाक एनीमिया है। पर्निशियस एनीमिया सारे तरीके के एनीमिया में सबसे खतरनाक एनीमिया है और आई होप कि ये बात आपने पहली बार सुनी होगी। और अगर ये पहली बार सुनी है तो आप एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म पे है जहां पे आपके लिए वो हर एक चीज हम लेके आएंगे जो आपके ज्ञान को, आपके बेसिक्स को इतना मजबूत कर देगा, फिर एग्जाम की क्या औकात की वो आपको फेल कर दे। जब मंजिल ने हौसले से कहा तेरे बस की बात नहीं, तो हौसले ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये कुछ बेसिक्स बातें आपको जिंदगी में सफल बनाएगी। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। इन पर्निशियस एनीमिया जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, इस पर्निशियस एनीमिया के अंदर सेल मॉर्फोलॉजी क्या रहती है? सेल की मॉर्फोलॉजी क्या रहती है पर्निशियस एनीमिया में?
पहला लिखा है मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक, दूसरा लिखा हुआ है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तीसरा लिखा हुआ है माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक और चौथा लिखा हुआ है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। सभी लोग अपना बेस्ट आंसर लिखे। जवाब लिखेगा, हमने क्या पूछा है कि पर्निशियस एनीमिया में सेल की मॉर्फोलॉजी क्या रहती है, सेल की मॉर्फोलॉजी। पहला लिखा है मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक, दूसरा हमने लिखा है मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक, तीसरा लिखा हुआ है माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक और चौथा लिखा है माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक टाइप का एनीमिया। याद रखिएगा, पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी वाला जो एनीमिया है उसमें सेल की मॉर्फोलॉजी आपको पूछी है। कई लोगों के जवाब डी है, कुछ लोगों के जवाब सी है। मेरे दोस्त, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो होता है, माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसको हम माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया तक कहते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, बड़ा आसान भाषा में मैं बताऊं तो हमारी जो ब्लड सेल है जिसका नाम है आरबीसी, एनीमिया में तो आरबीसी की कमी होती है। ये जो आरबीसी होती है, इस आरबीसी का प्रोडक्शन जिसको हम एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, ये बोन मैरो में होता है। जैसे ये मेरा बोन मैरो हाउस है और इस बोन मैरो हाउस के अंदर आरबीसी बनेगी। जब आरबीसी बनती है तो सबसे पहली सेल को एरिथ्रोब्लास्ट सेल कहते हैं। कौन सी सेल कहते हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। सबसे पहली सेल जो बनती है उसको हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्ट सेल। और ये जो एरिथ्रोब्लास्ट सेल है, इस एरिथ्रोब्लास्ट सेल के 5 दिन का मैच्योरेशन और 5 दिन का डेवलपमेंट और 2 दिन का मैच्योरेशन। एरिथ्रोब्लास्ट से अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, लेट नॉर्मोब्लास्ट और रेटिकुलोसाइट, 5 स्टेज होगी। पहली स्टेज है एरिथ्रोब्लास्ट, दूसरी है अर्ली नॉर्मोब्लास्ट, तीसरी है इंटरमीडिएट नॉर्मोब्लास्ट, चौथी है लेट नॉर्मोब्लास्ट और पांचवी है रेटिकुलोसाइट। ये 5 दिन के में तो ये डेवलप होती है और डेवलप होकर अल्टीमेटली एरिथ्रोब्लास्ट बनाती है रेटिकुलोसाइट। क्या बनाती है? लास्ट डेवलपमेंटल स्टेज होती है रेटिकुलोसाइट। और यहां तक तो ये आरबीसी जो है वो इमैच्योर होती है। कैसी होती है? इमैच्योर होती है। इसको हम इमैच्योर आरबीसी कहते हैं। रेटिकुलोसाइट भी इमैच्योर है। और जब रेटिकुलोसाइट को किस में कन्वर्ट होना है? एरिथ्रोसाइट के अंदर। मैच्योर आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। मैच्योर आरबीसी को क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट। इमैच्योर आरबीसी को क्या कहते हैं? रेटिकुलोसाइट। तो ये जो 5 दिन में तो आरबीसी क्या होती है? 5 दिन में तो आरबीसी डेवलप होती है, बनती है और फिर इसका होता है मैच्योरेशन। इस आरबीसी को मैच्योर कराने का काम कौन करता है? विटामिन B12 कराता है, फोलिक एसिड कराता है। कौन कराता है? विटामिन B12 कराता है, फोलिक एसिड कराता है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अगर आपको कहे कि रेटिकुलोसाइट से एरिथ्रोसाइट बनाने में किसका रोल होता है, तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड का। अब रेटिकुलोसाइट एक इमैच्योर आरबीसी है और एरिथ्रोसाइट एक मैच्योर आरबीसी है। आरबीसी का मैच्योरेशन का मतलब होता है कि यहां पे अगर आरबीसी का डायामीटर जो है, आरबीसी का साइज जो है वो 10 माइक्रोन है। कितना माइक्रोन है? 10। ये एरिथ्रोब्लास्ट जब बनी थी तो ये 20 माइक्रोन की थी। कितने माइक्रोन की? 20 की। डेवलप हुई, रेटिकुलोसाइट बनी तो 10 माइक्रोन की रह गई और डेवलप हुई और एरिथ्रोसाइट बनी तो 7.2 माइक्रोन की रह गई। कितनी रह गई? 7.2 माइक्रोन की। इसका मतलब जब आरबीसी मैच्योर होती है तो उस आरबीसी का साइज जो है वो छोटा होता जाता है। आरबीसी का साइज क्या होता है? छोटा है। 20 से हुई 10 की और 10 से हुई 7.2 की। तो ये साइज में क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। अगर किसी आदमी में विटामिन B12 की कमी है, फोलिक एसिड की कमी है, तो ये आरबीसी जो 10 माइक्रोन की है वो कितनी नहीं हो पाएगी? 7.2 की नहीं हो पाएगी। तो उस आदमी के ब्लड के अंदर 10 माइक्रोन वाली साइज वाली आरबीसी है। ये आरबीसी साइज में बड़ी है भाई, 7.2 माइक्रोन होना चाहिए और ये तो 10 माइक्रोन की है। तो साइज में आरबीसी कैसी है? बड़ी है। अगर आरबीसी का साइज बड़ा हो तो उसको हम माइक्रो नहीं कहते हैं। उसको हम क्या नहीं कहते हैं? माइक्रो नहीं कहते हैं, मैक्रो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको माइक्रो नहीं कहते हैं, मैक्रो। तो सी और डी तो गलत जवाब है जितने भी लोगों ने जवाब दिया, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो का कंसेप्ट मैं आपको बताऊं तो आरबीसी साइज में बड़ी है तो इसको हम माइक्रो कहेंगे, मैक्रो तो नहीं कहेंगे। तो ये बड़ी है तो मैक्रो कहेंगे, माइक्रो नहीं कहेंगे। तो ये 2 तो गलत हो गए। अब 2 बचे हैं, मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक और मैक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक। तो याद रखिएगा, यहाँ पे विटामिन B12
और फोलिक एसिड से एरिथ्रोसाइट नहीं बनेगी, लेकिन ये रेटिकुलोसाइट रहेगी, ये बड़ी है साइज में, और हीमोग्लोबिन इसमें बनता रहता है। हीमोग्लोबिन के बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इस बार आयरन की कमी नहीं है, तो हीमोग्लोबिन तो बरोबर अंदर बन रहा है। जब हीमोग्लोबिन अंदर बरोबर बनेगा, हीमोग्लोबिन आयरन से बनता है, आज एनीमिया आयरन की कमी का नहीं है, तो आयरन बढ़िया आदमी ले रहा है, तो हीमोग्लोबिन बरोबर बन रहा है, तो हाइपोक्रोमिक है, फीका वाला एनीमिया नहीं है ये, हीमोग्लोबिन अंदर बरोबर बन रहा है। लेकिन आरबीसी का साइज बड़ा है, और बड़ी आरबीसी को कहते हैं मैक्रोसाइटिक, और हीमोग्लोबिन बढ़िया है लेकिन बड़ी लार्ज सेल है तो उसको बोलते हैं मेगलोब्लास्ट। कैसी सेल है? ब्लास्ट सेल है, इमेच्योर सेल है, साइज में बड़ी है, मैच्योर नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो कमी है वो किसकी है? विटामिन B12 और फोलिक एसिड की है। तो इस एनीमिया को क्या नाम देते हैं? मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। दिमाग के अंदर घुसा कि नहीं घुसा? आसान भाषा में हमने यहाँ पे आपको समझा दिया कि किस तरीके से ये एनीमिया प्रोसीड करता है। कब हम इसको मैक्रोसाइटिक कहेंगे, कब उसको हम माइक्रोसाइटिक कहेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बन जाएगा। बाकी तीनों यहाँ पे क्या रह जाएंगे? गलत। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा। इमेच्योर सेल हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अभी हमने इमेच्योर सेल की बात की, हमने अभी रेटिकुलोसाइट की बात की, है कि नहीं है? तो आपको यहां पे बताना है कि जो इमेच्योर सेल है, हमने यहां पे क्या बताया कि जो इमेच्योर सेल है, इस इमेच्योर सेल के कैरेक्टरिस्टिक, एक को छोड़ के कैरेक्टरिस्टिक पूछे किसके? इमेच्योर सेल के, एक्सेप्ट 1 का क्वेश्चन है, इमेच्योर सेल के कैरेक्टरिस्टिक पूछे हैं। तो यहां पे आपको पूछा है लार्ज इन साइज, दूसरा लिखा हुआ है लेस डिफरेंशिएट, तीसरा लिखा हुआ है मोर प्रोलिफरेटिव, और चौथा लिखा हुआ है फुली कंडेंस। 4 ऑप्शन लिखे हैं, सोच समझ के जवाब लिखिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, और हमने पूछ लिया है इमेच्योर सेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक है, एक को छोड़ के। सोच समझ के जवाब लिखे भाई। ए जवाब लिख रहे हैं, उन्होंने अभी तक शायद क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा है। हमने क्या पूछा है? इमेच्योर सेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक है, एक को छोड़ के, और आप जवाब दे रहे हो लार्ज इन साइज। तो ये तो होता है ना, 3 तो होंगे इसके कैरेक्टर, एक कैरेक्टर नहीं है इसका। आपको वो बताना जो इसका कैरेक्टर नहीं है इमेच्योर सेल। जैसे इमेच्योर सेल अभी हमने क्या बताया? अभी हमने बताया रेटिकुलोसाइट एक इमेच्योर सेल है। रेटिकुलोसाइट जो है वो तो इमेच्योर है, और ये जो एरिथ्रोसाइट है ये मैच्योर है। एरिथ्रोसाइट जो है ये मैच्योर है, याद रखिएगा। मैच्योर आरबीसी को कहते हैं एरिथ्रोसाइट, है ना। जब आपकी आरबीसी मैच्योर है तो मैच्योर आरबीसी को तो हम कहेंगे एरिथ्रोसाइट। आरबीसी जब मैच्योर है उसको तो हम क्या कहेंगे? एरिथ्रोसाइट। और आरबीसी अगर इमैच्योर है तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेटिकुलोसाइट। तो इमैच्योर आरबीसी को बोलते हैं रेटिकुलोसाइट, और मैच्योर आरबीसी को क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट। ये 2 बातें हमने यहां पे बता दी। अब ध्यान रखिएगा कि अगर आरबीसी इमैच्योर है, हमने बोला इमैच्योर सेल, तो ये साइज में बड़ी होगी। हमने अभी बताया इसका डायमीटर 10 माइक्रोन का है, तो ये साइज में बड़ी है, ये इसका कैरेक्टर है। दूसरा, लेस डिफरेंशिएट। लेस डिफरेंशिएट मतलब पता करना बड़ा मुश्किल रहेगा कि ये आरबीसी जो है ये कैसी है, इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, इसको पढ़ना समझना। तो याद रखिएगा, कोई भी आदमी जब मैच्योर होता है तो उसके बिहेवियर को समझना ज्यादा आसान है। जब आदमी इमैच्योर होता है तो थोड़ी भोली भोली बातें करता है, अलग अलग किस्म की बातें करता है, तो उसको समझना थोड़ा मुश्किल है। तो यस, ये डिफरेंशिएट कर पाना इनको मुश्किल है। ये बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में होती है। इमैच्योर सेल बहुत ज्यादा होती है, उसमें से कुछ ही मैच्योर हो पाती है। तो इमैच्योर सेल के नंबर जो है वो बहुत ज्यादा होने की वजह से इनको डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। इसका कैरेक्टरिस्टिक होता है कि इमैच्योर सेल जो होती है वो लेस डिफरेंशिएट होती है। समझ रहे हो? जैसे 10 अगर सेल बनी है तो उससे मैच्योर आरबीसी तो एक ही बनेगी, और 9 जो है वो खत्म भी होती है, डेस्ट्रॉय भी होती है। तो ये बहुत ज्यादा भीड़ में होती है ना। उसमें से कुछ मैच्योर होती है और बाकी डेस्ट्रॉय, डिस्ट्रक्शन हो जाता है बोन मैरो हाउस में भी। तो ये भी यहाँ पे इसका कैरेक्टर है कि इसको डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। अगला यहाँ पे लिखा हुआ है मोर प्रोलिफरेटिव। मोर प्रोलिफरेशन का क्या मतलब होता है? सेल का डिवीजन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है सेल का डिवीजन। तो इमेच्योर सेल जो है उसमें सेल डिवीजन ज्यादा होता है, मैच्योर सेल में डिवीजन नहीं होता है। कहने का मतलब होता है कि ये जो आरबीसी है, इस आरबीसी से आरबीसी नहीं बनती है कभी भी।
हमारे ब्लड में ऐसा नहीं होता कि एक आरबीसी से दूसरी आरबीसी बन रही है, 2 से 4 आरबीसी बन रही है, ऐसा नहीं होता है। अगर आपको आरबीसी बनानी है तो किससे बनेगी? वो इमेच्योर सेल से आरबीसी बनेगी। आरबीसी बोन मैरो से प्रोड्यूस होगी, आरबीसी से आरबीसी नहीं बनती है, याद रखिएगा। तो इमेच्योर सेल जो है उसमें प्रोलिफरेशन ज्यादा होता है, मैच्योर सेल में प्रोलिफरेशन कम होता है। तो इमेच्योर सेल का आरबीसी जो है प्रोलिफरेशन जो है वो ज्यादा होता है, मैच्योर सेल में प्रोलिफरेशन जो होता है वो कम होता है। तो ये हमने बोला इसका प्रोलिफरेशन ज्यादा है, इनको डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है, और ये साइज में कैसी होती है? लार्ज होती है। ये तीनों तो कैरेक्टरिस्टिक इसके रहते हैं, लेकिन फुली कंडेंस जो होती है वो मैच्योर सेल होती है। फुली कंडेंस मतलब उसके पास में बढ़िया न्यूक्लियस नहीं है, जैसे ये इरिथ्रोसाइट है, इसके पास में न्यूक्लियस नहीं है, बढ़िया हीमोग्लोबिन भरा हुआ है और एकदम मैच्योरिटी के साथ में फुली कंडेंस जो पूरा काम कर सकती है, अच्छे से काम कर सकती है, वो मैच्योर सेल है। इमैच्योर सेल अच्छे से काम नहीं कर सकती, तो ये फुली कंडेंस नहीं होती है, ये इसका कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ये लेस कंडेंस होती है ना। और जो मैच्योर आरबीसी है वो फुली कंडेंस होती है। तो इमैच्योर सेल का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो फुली कंडेंस वाला नहीं है। फुली कंडेंस कौन सी सेल होती है? मैच्योर सेल होती है। इमैच्योर सेल जो होती है वो लेस कंडेंस होती है। लेस कंडेंस का मतलब होता है कि इसके पास में इतना अच्छा जो है मैच्योरिटी नहीं होना, ये लेस कंडेंस कहलाता है। तो फुली कंडेंस और लेस कंडेंस ये दो वर्ड है यहाँ पे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया कि अगर आरबीसी इमैच्योर है तो उसके क्या कैरेक्टर है और मैच्योर है तो क्या कैरेक्टर है। चारों वर्ड याद रख लीजिएगा। साइज का फर्क होता है, ये साइज में बड़ी होती है और ये साइज में छोटी होती है। छोटी है तो मैच्योर ज्यादा है, साइज में बड़ी है तो कम मैच्योर है। ये जो होती है ये इनको डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है, भीड़ में होती है ये, लेकिन ये डिफरेंशिएट कर पाना आसान है। बाहुबली एक ही होता है ना। तो सेना में तो बहुत सारे सैनिक हो सकते हैं, हमने खूब पूरी मूवी देखी है, कोई सैनिक की शक्ल याद नहीं होगी, लेकिन बाहुबली की शक्ल हमें याद है क्योंकि वो एक ही था। तो ये इनको डिफरेंशिएट कर पाना आसान है, ये भीड़ में होती है साहब, डिफरेंशिएट कर पाना मुश्किल है। अच्छा, ये ज्यादा प्रोलिफरेटिव है, इन्हीं से आरबीसी बनती है। आरबीसी रेटिकुलोसाइट से बनेगी। मैंने बोला ये आरबीसी बनी, तो आरबीसी से आरबीसी नहीं बनी। आरबीसी किससे बनी? रेटिकुलोसाइट से। इसको बोलते हैं प्रोलिफरेशन, सेलुलर डिवीजन। क्लियर। और लास्ट जो है वो कौन सा है आपका? मोर कंडेंस। तो ये मोर कंडेंस नहीं होती है, लेस कंडेंस होती है। नेक्स्ट, एमसीवी का क्या मतलब होता है? आज के सेशन का थोड़ा इजी क्वेश्चन लेके आते हैं, थोड़ा आपको लेके चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ। तो ये बता दीजिए आप कि एमसीवी का क्या मतलब है। मीन कॉर्पस्कुलर सेल, दूसरा लिखा हुआ है मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू, तीसरा होता है मीन सेल वॉल्यूम, और चौथा है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। याद रखिएगा, इमेच्योर आरबीसी में भी इतने सारे गुण हैं और आप ही की बॉडी में है, और आप कहते हैं हमारे पास में कुछ भी नहीं है। आपके पास में बहुत कुछ है दोस्त, अपने ब्लड सैंपल को चेक करा के देख लो, बहुत कुछ है। कभी खुद को छोटा या कमजोर ना समझे, हिम्मत रखे, हौसले से आगे बढ़े, मंजिल की औकात नहीं आपको फेल करने की। अभी जवाब लिखिएगा, और आज के सेशन का इजी क्वेश्चन होते हुए भी काफी जवाब गलत आ रहे हैं, काफी जवाब गलत आ रहे हैं। मीन एमसीवी, तो यहां पे कई लोगों ने जवाब लिखा है मीन सेल वॉल्यूम। ऐसा नहीं होता है, मीन सेल वॉल्यूम कोई फुल फॉर्म नहीं है, गलत है। कई लोग रह रहे हैं मीन कॉर्पस्कुलर सेल, तो मीन कॉर्पस्कुलर सेल भी एमसीवी नहीं होता है दोस्त। ना तो ए करेक्ट है ना सी करेक्ट है। एमसीवी का फुल फॉर्म ना तो मीन सेल वॉल्यूम है ना मीन कॉर्पस्कुलर सेल है ना। और मीन कॉर्पस्कुलर सेल कैसे हो सकता है? वी से सेल तो हो भी नहीं सकता। मतलब ये जवाब तो कौन कैसे दे रहा है मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। या तो उन्होंने लाइक बटन को अभी तक प्रेस नहीं किया है, या अगरबत्ती करना भूल गए हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पे, दोनों ही गलत है। मीन कॉर्पस्कुलर वैल्यू नहीं होती है, इसलिए बी भी गलत है, ये वॉल्यूम होता है। तो इसको बोलते हैं मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। एमसीवी होता है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। डी यहां पे करेक्ट आंसर है। अब एक मरीज है जिसको मैक्रोसाइटिक टाइप का एनीमिया है। अभी हम आज का जो एनीमिया पढ़ रहे हैं ये पर्निशियस एनीमिया भी मैक्रोसाइटिक टाइप का एनीमिया है। तो एक मरीज को अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो एमसीवी की वैल्यू क्या रहेगी? एमसीवी की वैल्यू क्या रहेगी मैक्रोसाइटिक एनीमिया में? 76 फेम्टोलीटर, 86 फेम्टोलीटर, 96 फेम्टोलीटर और 106 फेम्टोलीटर। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको, और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है और बहुत गहरी बात है, जिंदगी में पहली बार आप सुनोगे और पूरी जिंदगी काम आएगी, कि किसी भी सेल की जो साइज है कि वो माइक्रोसाइटिक है या मैक्रोसाइटिक है,
ये पता करने की यूनिट कौन सी होती है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। सेल माइक्रोसाइटिक है या मैक्रोसाइटिक है, इसका पता लगाने का यूनिट कौन है? तो इसका पता लगाने का यूनिट होता है फेम्टोलीटर। इसका पता लगाने का यूनिट कौन सा होता है? फेम्टोलीटर। याद रख लीजिएगा, माइक्रो और मैक्रोसाइटिक सेल का पता लगाने का यूनिट होता है फेम्टोलीटर। और फेम्टोलीटर जो है इसमें वैल्यू होती है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की। एमसीवी को हमने क्या बोला? मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम। मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम ये होता है एमसीवी, और इसकी यूनिट क्या होती है? फेम्टोलीटर। नॉर्मल एमसीवी की वैल्यू हमारी बॉडी के अंदर होती है 86 ± 10 फेम्टोलीटर। मतलब नॉर्मल एमसीवी की वैल्यू ये होती है हमारी बॉडी में 86 होती है। इसमें 10 ज्यादा भी हो सकता है, 10 कम भी हो सकता है। कहने का मतलब है 10 कम करो तो 76 हो जाएगा और 10 ज्यादा करो तो 96 हो जाएगा। तो 76 से 96 फेम्टोलीटर ये नॉर्मल वैल्यू होती है मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम की। ये नॉर्मल वैल्यू है। कितनी होती है मीन कॉर्पस्कुलर की वॉल्यूम वैल्यू? 76 से 96। तो 86 ± 10, +10 करो तो 96, -10 करो तो 76। अगर ये जो मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम है ये 76 से कम हो तब तो हम बोलते हैं माइक्रोसाइटिक। सेल कैसी है? माइक्रोसाइटिक, छोटी है। और ये 96 से ज्यादा हो तब हम इसको बोलते हैं मैक्रोसाइटिक। आसान भाषा में समझा दिया मैंने आपको कि मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम क्या होता है, उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है, और कितने से कम को माइक्रोसाइटिक कहते हैं और कितने से ज्यादा को मैक्रोसाइटिक कहते हैं। अब मेरे दोस्त ये बता दीजिए आप कि यहां पे मैक्रोसाइटिक अगर एनीमिया है तो एमसीवी की वैल्यू कितनी होगी? आसान भाषा में बता दीजिए अब तो। माइक्रो कैसे होगी गुड्डू? माइक्रो कैसे होगी भाई? माइक्रो कैसे होगी? देखो, अगर ये 76 से कम है तो माइक्रो होगा। अब ये कम थोड़ी है, ये तो ज्यादा है ना। 96 से ज्यादा है तब मैक्रो होती है। हमने मैक्रो का पूछा है तो कितना हो जाएगा? 106। 96 से ज्यादा, 100 से ज्यादा 106। तो अगर मैक्रोसाइटिक एनीमिया है तो उसमें 106 हो सकती है। ये नॉर्मल वैल्यू है और यहां से यहां तक इसकी रीडिंग वैल्यू करती है। तो 106 इज द करेक्ट वन। डी यहां पे करेक्ट आंसर है। अभी भी कई लोग सी जवाब लिख रहे हैं, बिल्कुल गलत। मैक्रोसाइटिक हमने पूछा है। समझ में आया ना? गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा। What is another name of विटामिन B12? विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? जवाब लिखिएगा, अपना बेस्ट आंसर लिखना है। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है? बड़ा आसान भाषा में हमने पूछ लिया। पहला लिखा हुआ है राइबोफ्लेविन, दूसरा है थायामिन, तीसरा लिखा हुआ है कोबालामिन, चौथा लिखा हुआ है पायरिडोक्सिन। विच इज द करेक्ट वन? याद रखिएगा, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हम पढ़ते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को याद रखने का तरीका बड़ा आसान है। जैसे विटामिन B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है। इसके अलावा एक आपका B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है और B12 होता है। ऐसे टोटल विटामिन होते हैं। इन विटामिन के अंदर आपको याद रखने का तरीका है कि विटामिन के नाम कैसे याद रखे जाए। हमने विटामिन के नाम याद रखने हैं। और यहां पे ये विटामिन, कौन से विटामिन की कमी है? B12 की। तो यहां पे इनके नाम कैसे याद रखते हैं? तेजा राम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। क्या करके गिफ्ट की? साइन करके गिफ्ट की। याद रखने का तरीका है, तेजा राम नाई की पैंट बड़ी प्यारी थी जो उसके बॉयफ्रेंड ने साइन करके गिफ्ट की। इसमें ये जो तेजा राम है ये तो है थायामिन। कौन है ये? थायामिन। ये है आपका राइबोफ्लेविन। कौन सा फ्लेविन? राइबोफ्लेविन। यह है आपका नियासिन। कौन सा सिन? नियासिन। यह है आपका पेंटोथेनिक एसिड। पेंटोथेनिक एसिड। कौन सा एसिड? पेंटोथेनिक एसिड। यह है आपका पायरिडोक्सिन। कौन सा? पायरिडोक्सिन। यह है आपका बायोटिन। कौन है? बायोटिन। यह है आपका फोलिक एसिड। कौन है? फोलिक एसिड। यह है आपका साइनोकोबालामिन। साइनोकोबालामिन। ये सारे के सारे क्या है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है। आसान भाषा में देखिएगा, राइबोफ्लेविन लिखा है हमने, तो राइबोफ्लेविन जो है, ये राइबोफ्लेविन जो है वो कौन सा विटामिन हो जाएगा? B2 हो जाएगा सर। तो ये तो हो गया B2। थायामिन कौन सा हो जाएगा? अरे ये तो B1 हो जाएगा सर। ये हो गया B1।
कोबालामिन कौन सा हो जाएगा? ये है कोबालामिन B12। अरे ये तो हमारा जवाब आ गया, हमने तो B12 का ही पूछा गया था और ये कोबालामिन निकला यहाँ पे C। और ये पायरिडोक्सिन कौन सा है? तो पायरिडोक्सिन तो B6 हो गया, है ना, ये जो B6 है यही तो पायरिडोक्सिन है, तो ये तो B6 हो गया। तो हमें क्या पूछा? B12 का नाम पूछा, तो B12 जो है वो कौन सा है? कोबालामिन है। C यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विटामिन B12 कौन सा होता है? यह है कोबालामिन। और इसी विटामिन B12 की कमी की वजह से मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्लियर हुई बात? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द RDA ऑफ कोबालामिन? ये जो विटामिन B12 है इसकी RDA कितनी होती है? अब सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि RDA का मतलब क्या होता है। RDA का मतलब होता है रिक्वायरमेंट ऑफ डेली अलाउंस। क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ डेली अलाउंस। मतलब आपको रोजाना कितना इंटेक करना पड़ेगा, कितनी जरूरत है, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, इसको RDA कहते हैं। वो नॉर्मल कितनी होती है कोबालामिन की? 1 to 2 माइक्रोग्राम, 2 to 3 माइक्रोग्राम पर डे, 3 to 4 माइक्रोग्राम पर डे, 4 to 5 माइक्रोग्राम पर डे। रिक्वायरमेंट ऑफ डेली अलाउंस फटाफट से बता दीजिएगा भाई, रिक्वायरमेंट ऑफ डेली अलाउंस कितना होता है? हाँ, रिक्वायरमेंट, रिकमेंडेड दोनों ही ठीक है, रिकमेंडेड ऑफ डेली अलाउंस, रिक्वायरमेंट ऑफ डेली अलाउंस। अच्छा, इसको रिकमेंडेड कर देते हैं, वो भी ठीक है। चलिए, रिकमेंडेड डेली अलाउंस कितना होता है ये बताइए? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 और 4 to 5। याद रखिएगा कोबालामिन का जो डेली अलाउंस जो होता है, जितना जरूरत होता है एक यंग के अंदर, है ना, एक एडल्ट के अंदर, इसका डेली अलाउंस जो होता है वो होता है 2.4 माइक्रोग्राम पर डे। अगर लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी है, तो उसके अंदर होता है 2.6 माइक्रोग्राम पर डे। और अगर उसके अंदर लैक्टेशनल पीरियड है, लैक्टेटिंग है, तो उसके अंदर जरूरत होती है 2.8 माइक्रोग्राम पर डे। कितना होता है? अगर वो एडल्ट है तो 2.4, प्रेग्नेंट है तो 2.6 और लैक्टेटिंग है तो 2.8 माइक्रोग्राम पर डे। तो अब आपको इसमें से देख के बता देना है कि कितना हो सकता है। तो ये सारी रीडिंग 2 से 3 के बीच में है, 2.5 है। कितनी है? 2.5। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? बी। कोबालामिन का जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है वो कितना होता है? 2 से 3 माइक्रोग्राम पर डे यहाँ पे देखने को मिलेगा। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। कहानी क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, डेफिशिएंसी ऑफ विच कोज एनीमिया? एनीमिया किसकी कमी से होता है? फैट, विटामिन B12, फोलिक एसिड और ऑल ऑफ द अबव। किसकी कमी से एनीमिया होता है? सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? हमने क्या पूछ लिया है? डेफिशिएंसी ऑफ विच कोजेज एनीमिया। जवाब लिखिएगा क्या आंसर होना चाहिए? बिल्कुल 2.4, 2.6 और 2.8। बहुत अच्छे। किसकी कमी से एनीमिया होता है ये हमने यहां पे पूछा है। जवाब लिखिएगा और सभी लोग जवाब लिखिएगा। सी कुछ लोगों ने जवाब लिखा है, कुछ लोगों का जवाब बी है, कुछ लोग डी जवाब लिख रहे हैं। मेरे दोस्त डी जो जवाब लिख रहे हैं ना, पहले तो वो सुने कि ऑल ऑफ द अबव कैसे होगा। फैट की कमी से कोई एनीमिया नहीं होता है, भगवान की कसम। अगर आपकी बॉडी में फैट की कमी है तो आपको एनीमिया तो नहीं हो सकता, ये बात तो तय है। तो ये तो बिल्कुल खोटा जवाब है अगर आप डी जवाब लिख रहे हो तो, है ना। फैट कब एनीमिया करती है? और कुछ लोगों को ये B2, B12 दिख रहा है, ये B12 नहीं है, B2 लिखा है मेरे दोस्त। और B2 जो होता है वो राइबोफ्लेविन होता है और उससे कोई एनीमिया नहीं होता है। ये विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है B2 और B2 से कोई एनीमिया नहीं होता है, B12 से होता है। 2 और 12 में फर्क है, 10 और जोड़ने पड़ेंगे तब 12 बनेगा, तो ये भी गलत है। और ऑल ऑफ दी अबव तो कट ही गया। फिर फोलिक एसिड की वजह से एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक, अभी हमने बोला मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक। विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी से होता है और इसको मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। कौन सा? मैक्रोसाइटिक, साइज में बड़ी सेल, मेगलोब्लास्टिक, मेगलोब्लास्टिक। ये एनीमिया किसकी वजह से होता है? फोलिक एसिड की वजह से होता है। क्लियर है कि नहीं? और ये विटामिन B9 है। फोलिक एसिड कौन सा होता है? विटामिन B9 होता है और इसकी वजह से होता है। बहुत अच्छे। विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी कोजेज।
अगर इन दोनों की कमी हो जाए, अभी हमने बताया कि जो रेटिकुलोसाइट है वो एरिथ्रोसाइट में तभी कन्वर्ट होगी जब विटामिन B12 और फोलिक एसिड होगा। तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड अगर है, वहां पे विटामिन B12 और फोलिक एसिड है, तो विटामिन B12 और फोलिक एसिड क्या करते हैं? थैलेसीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया और सिकल सेल एनीमिया। कितनी मजेदार बात है कि B2 हमें B12 दिखते हैं। कितनी मजेदार बात है, सोचिएगा कभी अकेले में बैठ के, तो आपको पता चलेगा कि आप संसार की इस मोह माया में कितने उलझे हुए हैं। अपने दिमाग को थोड़ा खाली करें मेरे दोस्त। वो जो फालतू के ऐप है ना आपके मोबाइल में, उसको अनइंस्टॉल कर दे। एक ही ऐप रहना चाहिए, उत्कर्ष ऐप। अगर आप चाहते हो जिंदगी में सफल होना, तो अपने दिमाग को खाली रखो, तब भरने की जगह होगी। बहुत ज्ञान है इस दुनिया के अंदर, तो अभी हम ज्ञानवान बने नहीं है, ज्ञान के पिपासु बने, ज्ञान को ग्रहण करें। कई लोग जो है ना, उनको दो शब्द आने लग जाते हैं तो चौधरी बन जाते हैं, कॉलर ऊपर हो जाती है। मत करे, अपने आप को ज्ञान का पिपासु बनाए। कोई भी आदमी इस दुनिया में पूर्ण नहीं हो सकता। चार चीजें आने से आप महान नहीं बन गए हैं। हमेशा सीखने की आदत डालें, क्योंकि बहुत सी चीजें हैं जो हमें अभी तक आ ही नहीं रही है, और हम जो है अपने आप को भर के रखते हैं। भरे हुए चाय के कप में एक बूंद भी एक्स्ट्रा चाय नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि एक बूंद डालोगे तो एक बूंद नीचे गिर जाएगी। तो भरे हुए आदमी को कोई नहीं भर सकता, इसलिए खाली करें और फिर समझे। यहां पे मेगलोब्लास्टिक एनीमिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी लोगों ने एग्जैक्ट जवाब दिया है, बहुत ही शानदार। सी करेक्ट आंसर है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। अभी हमने बोला मैक्रोसाइटिक मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्ट का मतलब होता है सेल के साइज का कैसा होना, लार्ज होना, एनलार्ज सेल का साइज होना। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन है, आरडीए ऑफ फोलिक एसिड इज। अभी हमने पढ़ा था रिकमेंडेड ऑफ डेली अलाउंस ऑफ विटामिन B12, वो कितना था? 2 से 3 माइक्रोग्राम। अब आपको यह बताना है कि फोलिक एसिड जो है उसका आरडीए कितना होता है। जवाब लिखिएगा, फोलिक एसिड और आरडीए ऑफ फोलिक एसिड कितना होता है, यह जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे। पहला लिखा हुआ है 50 to 100 माइक्रोग्राम, दूसरा लिखा हुआ है 100 to 200 माइक्रोग्राम, तीसरा लिखा हुआ है 200 to 300 माइक्रोग्राम, और चौथा लिखा हुआ है 300 to 400 माइक्रोग्राम। हमने रिकमेंडेड ऑफ डेली अलाउंस पूछा है फोलिक एसिड का, और फोलिक एसिड का डेली अलाउंस कितना रिकमेंडेड होता है, एंड दैट इज 50 to 100 माइक्रोग्राम। याद रखिएगा, फोलिक एसिड का डेली रिकमेंडेड अलाउंस कितना होता है? 50 to 100 माइक्रोग्राम। ए यहां पे करेक्ट आंसर है, बाकी ज्यादा है, तो ए इज द करेक्ट वन। बहुत अच्छे। डी गलत जवाब है भाई, डी बिल्कुल भी सही जवाब नहीं है, करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ फोलिक एसिड। फोलिक एसिड का सबसे बेस्ट सोर्स क्या है? फोलिक एसिड आपको किस में मिलेगा? पहला ऑप्शन लिखा हुआ है ग्रीन लिपी वेजिटेबल्स, दूसरा ऑप्शन लिखा हुआ है मीट, तीसरा है मिल्क, चौथा लिखा हुआ है सिट्रस फ्रूट। फोलिक एसिड का बेस्ट सोर्स पूछा है हमने। हाँ बिल्कुल, देखो सारे क्वेश्चन आए हुए ही है और आएंगे ही, ऐसे ही कराते हैं हम, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जिन्होंने एग्जाम दे रखे उनको पता है कि ये क्वेश्चन आया हुआ है, और जिन्होंने नहीं दिया उनको अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जब एग्जाम देंगे तब पता चल जाएगा कि हाँ वहीं से आया है। तो ध्यान पूर्वक समझे, हर एक सवाल की अपनी कीमत है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने पूछा है बेस्ट सोर्स पूछा है फोलिक एसिड का। एनिमल और प्लांट, दो सोर्स की हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, एनिमल और प्लांट सोर्स। ग्रीन लिपी वेजिटेबल एक प्लांट सोर्स है, मीट एक एनिमल सोर्स है, मिल्क एक एनिमल सोर्स है, और सिट्रस फ्रूट एक प्लांट सोर्स है। तो यहाँ पे दो तरीके के सोर्स हो गए। देखो, एक तो हो गया प्लांट सोर्स, ये प्लांट सोर्स है, ये प्लांट सोर्स है, और दो हो गए एनिमल सोर्स, ये एनिमल सोर्स है और ये एनिमल सोर्स है। और हमने बोला कि फोलिक एसिड किस में ज्यादा है, सोच समझ के जवाब लिखिएगा कि वो प्लांट सोर्स में ज्यादा होता है या एनिमल सोर्स में ज्यादा होता है। तो अगर आप किसी भी विटामिन की बात करेंगे, और स्पेशली जब हम फोलिक एसिड की बात करते हैं, तो डेफिनेटली वो एनिमल सोर्स के अंदर ज्यादा होता है। अगर इन चारों में मेरे को पूछा जाए कि फोलिक एसिड जो है वो किस में ज्यादा होगा, तो डेफिनेटली वो एनिमल सोर्स में ज्यादा होगा। अब मिल्क और मीट की बात करें, तो मिल्क में तो फोलिक एसिड इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन मीट में फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। मीट जो है वो एक एनिमल सोर्स है, उसमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे हमारा सही जवाब मीट नहीं है, वो तो गलत है, क्योंकि मीट को कच्चा नहीं खाया जाता, पकाते हैं, और जब मीट को पकाते हैं तो फोलिक एसिड का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, उसमें बचता ही नहीं है, पीछे होता तो अच्छा है, लेकिन जैसे ही इसको पकाते हैं, कुक करते हैं, तो इसमें से सारा फोलिक एसिड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसलिए मीट में बेस्ट सोर्स हम बोलते नहीं है फिर उसको।
पाया तो मीट में ज्यादा जाता है, लेकिन कुक करते ही वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। लेकिन जो आपकी ग्रीन लिपी वेजिटेबल या सिट्रस फ्रूट है, इनको कच्चा हम खा सकते हैं, और अगर इनको रो खाए, हम रो ग्रीन लिपी वेजिटेबल या रो हम यहाँ पे सिट्रस फ्रूट खाए, तो इनमें फोलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। लेकिन दोनों में हम कंपैरिजन करें कि किस में ज्यादा है, तो करेक्ट आंसर होता है बेस्ट सोर्स फिर जाएगा ग्रीन लिपी वेजिटेबल। तो ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सिट्रस फ्रूट में भी अच्छा होता है, लेकिन ग्रीन लिपी वेजिटेबल के जितना नहीं होता। ये फ्रूट है, वो वेजिटेबल है। तो स्पाइनच, पालक जो होते हैं, पालक चंदलाई जो होते हैं, पत्ते वाली जो सब्जियां होती है, उनमें फोलिक एसिड ज्यादा होता है। ए करेक्ट आंसर है, बी सी और डी तीनों ही गलत स्टेटमेंट है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक मरीज है जिसको डायग्नोस हुआ है पर्निशियस एनीमिया, खतरनाक वाला एनीमिया, वो एनीमिया जिससे आदमी के निपटने की संभावना होती है, जिससे आदमी की मृत्यु हो सकती है, वो वाला एनीमिया। इन प्लानिंग केयर फॉर द क्लाइंट ए नर्स एंटिसिपेट व्हाट द क्लाइंट विल बी ट्रीटेड विद। कैसे ट्रीट करेंगे, जवाब लिखिएगा। पहला ऑप्शन लिखा हुआ है थायामीन से, दूसरा है आयरन से, तीसरा है विटामिन B12 से, और चौथा लिखा हुआ है फोलिक एसिड से। जवाब लिखिएगा। सभी लोगों को बेस्ट जवाब लिखना है। हमने क्या बोला, फोलिक एसिड पर्निशियस एनीमिया तो किसकी कमी से होता है, और इस बार एग्जैक्टली बिल्कुल सही आंख और कान खोल के आपने इसको देखा है, और शायद लाइक बटन प्रेस करके कर रहे हैं, तो यहाँ पे विटामिन B12 बिल्कुल सही पढ़ा आपने, और उसकी डेफिशिएंसी से बेसिकली पर्निशियस एनीमिया देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन, इस विटामिन B12 की कमी ना हो तो क्या ऐसा इंटेक करना चाहिए, व्हाट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12। विटामिन B12 का बेस्ट सोर्स क्या है, सर मैं ऐसा क्या खाऊं कि मेरे शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं हो। तो हमने ऑप्शन रखे, पहला है चिकन, दूसरा लिखा है हमने मीट, तीसरा हमने लिखा है एग, और चौथा हमने लिखा है लीवर। तो सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है, विटामिन B12 का। क्या पूछा हमने, विटामिन B12 का सबसे बेस्ट सोर्स कौन सा है। सभी लोगों को अपना बेस्ट जवाब लिखना है, बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन B12 जवाब लिखिएगा, और अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों ने सी, कुछ ने बी, कुछ ने डी, कुछ को ए नहीं लगाया अभी तक, कुछ को ए लगा है। बेस्ट सोर्स हमने पूछा है विटामिन B12 का। याद रखिएगा, विटामिन B12 जो है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है एनिमल प्रोडक्ट के अंदर। किसमें पाया जाता है, एनिमल प्रोडक्ट के अंदर, एनिमल प्रोडक्ट के अंदर। और मैं बहुत बेसिक से आपको बताऊं तो विटामिन B12 में बी होता है, बी इजिकल टू B12 इजिकल टू बैक्टीरिया। विटामिन B12 जो है उसको बनाने का काम बैक्टीरिया करता है। कौन करता है, बैक्टीरिया। और ये एनिमल के अंदर ये बैक्टीरिया ही इसका फॉर्मेशन करते हैं, इसलिए एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन B12 बहुत अच्छा होता है। और विटामिन B12 जो एनिमल प्रोडक्ट में होता है उसके साथ में हमेशा एनिमल प्रोटीन बाइंड रहती है। एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन B12 हमेशा ही अच्छा होता है, और जो विटामिन B12 एनिमल प्रोडक्ट में होता है, ये B12 एनिमल प्रोडक्ट में, तो ये हमेशा बाइंड रहता है एनिमल प्रोटीन से। इसको हमेशा बाइंड करके रखती है। कौन बाइंड करके रखती है, एनिमल प्रोटीन। इसमें क्या पाई जाती है, एनिमल प्रोटीन जो इसको बाइंड करके रखती है, और विटामिन B12 उसके अंदर होता है, एनिमल प्रोडक्ट में होता है। तो चिकन एक एनिमल प्रोडक्ट है, मीट एक एनिमल प्रोडक्ट है, एग एक एनिमल प्रोडक्ट है, और लीवर एक एनिमल प्रोडक्ट है। तो अगर आप चिकन खाते हैं, अगर आप मीट खाते हैं, अगर आप एग खाते हैं और लीवर खाते हैं, तो ये सभी के सभी विटामिन B12 के बेस्ट सोर्स माने जाते हैं। तो आंसर ई यहां पे करेक्ट बनेगा। सारे के सारे विटामिन B12 के बेस्ट सोर्स है, क्योंकि हमने बोला ये किस में होता है, एनिमल प्रोडक्ट में, और ये सभी के सभी एनिमल प्रोडक्ट है, चिकन, मीट, एग और लीवर। तो ई इज द करेक्ट वन, ऑल आर द एनिमल सोर्स। B12 जो है वो एनिमल प्रोटीन के द्वारा कवर्ड रहते हैं, और बैक्टीरिया इसको बनाने का काम करता है एनिमल के अंदर। कंसेप्ट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन सलाइवा वांट्स टू बाइंड विद विटामिन B12। प्रोटीन जो सलाइवा में पाई जाती है, और वो प्रोटीन चाहती है, वो प्रोटीन चाहती है, ऑप्शन दे दिया करो। अरे मेरे दोस्त, हर बार स्पून फीडिंग ना करें। ऑप्शन तो एग्जाम में मिलते हैं, यहां तो ज्ञान मिलता है सिर्फ। तो ऑप्शन पे मत जाओ, ज्ञान को समझो। 4 ऑप्शन दे दिए कम है क्या, 5वां हम क्रिएट करेंगे। इंसान वही जो अपना रास्ता खुद बनाए, और अगर आप में ज्ञान होगा तो आप अपना रास्ता बना देंगे, जैसे हम हमेशा बना ही रहे हैं, बनाते जाएंगे और कारवाई यूं ही आगे बढ़ता जाएगा। तो यहां पे आपको बताना है कि वो प्रोटीन जो पाई जाती है सलाइवा में, और वो चाहती है विटामिन B12 के साथ में बाइंड होना।
प्रोटीन है जो पाई जाती है सलाइवा में और वो चाहती है विटामिन B12 के साथ में बाइंड होना। अब आपका जवाब क्या होगा इस क्वेश्चन को देखते ही कि सर ये टाइलिन है। ये एग्जामिनर जैसे आपके दिमाग के साथ में खेलता है ऐसा ही अभी आपके साथ में हो रहा है और हमें जो पता होता है हम वो टिका देते हैं। एग्जामिनर भी यही चाहता है कि आप यही जवाब दे, आप वही जवाब देते हैं। नेगेटिव होता है 200 करके आए सर, ओ नंबर कितना आए 90 ही आए सर। क्यों आए? क्योंकि 200 कर लिए थे। 200 करने के लिए नहीं आते, भगवान की कसम। किसी भी एग्जाम में जो 200 सवाल आते हैं वो सारे करने के लिए नहीं आते, उसमें कुछ सवाल छोड़ने के लिए आते हैं जिनको हम छोड़ ही नहीं पाते हैं। आपने कभी गेम खेला हो तो उसके अंदर केला आता है और उसके अंदर कछुआ आता है, तो केले को खाते हैं तो ताकत आती है, कछुए को खाते हैं तो हमारी ताकत कम हो जाती है। तो कुछ सवाल गलत होने के लिए आते हैं, हम उनको भी नहीं छोड़ते हैं, इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। और ये टाइलिन जो है ये तो एक एंजाइम है, ये तो कोई प्रोटीन है ही नहीं। तो जितने भी लोग ने टाइलिन जवाब दिया ये तो धरते ही गलत हो गया, क्योंकि टाइलिन कोई प्रोटीन है ही नहीं। ये टाइलिन क्या होता है? ये टाइलिन तो एक एंजाइम है। क्या है ये एक एंजाइम है। और ये एंजाइम जो होता है ये स्टार्च जो हम खाते हैं, क्या खाते हैं? रोटी खाते हैं ना, उसमें स्टार्च होती है। ये कार्बोहाइड्रेट की सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इसको पॉलीसैकेराइड कहते हैं। इस स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम, किसमें कन्वर्ट करना काम? माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम जो है वो ये सलाइवरी एमाइलेज करता है, जिसका नाम है टाइलिन। टाइलिन का काम होता है पॉलीसैकेराइड को डाइसैकेराइड में कन्वर्ट करना, स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना। तो ये तो क्या हो गया? गलत। ये तो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म करने का काम करता है। एक लिखा हुआ है कोबैलोफोबिक प्रोटीन, याद रखिएगा। यहां पे लिखा हुआ है कोबालो, कोबालो मतलब B12 और फोबिक मतलब जो B12 के साथ में बाइंड होना पसंद नहीं करती है। तो याद रखिएगा कि विटामिन B12 के साथ में बाइंड होना चाहती है। ये तो विटामिन B12 से प्यार करती है, इसको हेट नहीं करती है, डिसलाइक नहीं करती है, लाइक करती है। तो ये डिसलाइक वाली नहीं होती है। इस प्रोटीन को हम कोबैलोफिलिक प्रोटीन कह सकते हैं। कोबैलोफिलिक, फिलिक वो होती है जो विटामिन B12 के साथ में बाइंड होना चाहती है, फोबिक वो होती है जो बाइंड होना नहीं चाहती है। तो ये जवाब भी बिल्कुल खोटा है। ए जवाब यहां पे नहीं रहेगा, क्योंकि ये फोबिक नहीं होती है। ये कैसी होती है? फिलिक वाली प्रोटीन होती है, ये चाहती है बाइंड होना। गलत हो गया। और एनिमल प्रोटीन तो वो प्रोटीन है जो ऑलरेडी विटामिन B12 के साथ में बाइंड हो रखी है जब वो एनिमल से आता है। ये एनिमल प्रोटीन तो उसके साथ में पहले से है, चाहती नहीं है, ये है। तो एनिमल प्रोटीन हमारे सलाइवा में कहां से आ जाएगी? हम एनिमल नहीं है, हम एक इंटेलिजेंट एनिमल है ना। तो गाय एक एनिमल है, हम एनिमल नहीं है, हम तो मनुष्य प्रजाति है। एनिमलों में, जानवरों में मनुष्य प्रजाति, सोशल एनिमल है हम। और जिनको सोसाइटी में जीना नहीं आता है वो तो एनिमल भी कह सकते हैं हम उनको। तो यहां पे एनिमल प्रोटीन पहले से बाइंड हो रखी है, तो डी भी खोटा हो गया। ये प्रोटीन होती है रैपिड बाइंडर प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन? रैपिड बाइंडर प्रोटीन। याद रखिएगा आपके सलाइवा में होती है रैपिड बाइंडर प्रोटीन। ये जुड़ना चाहती है किसके साथ में? B12 के साथ में। लेकिन B12 के साथ में पहले से कौन सी प्रोटीन अटैच है? देखो, आपने खाना खाया, ये आपने B12 को लिया और B12 को आपने ओरली लिया, तो B12 के साथ में कौन है? एनिमल प्रोटीन। और आपके सलाइवा में कौन सी है? R बाइंडर प्रोटीन, जिसको मैं रैपिड बाइंडर प्रोटीन कहता हूं। तो R बाइंडर प्रोटीन है, ये चाहती है इसके साथ में जुड़ना, लेकिन जुड़ नहीं पाती है क्योंकि ऑलरेडी एनिमल प्रोटीन जुड़ी हुई है। तो विटामिन B12 वहां से मुंह से निकलता है, आहार नाल में आता है, फूड पाइप में आता है, और इससे होता कहां पे आ गया? स्टोमक तक आ जाता है। कहां आ जाता है? स्टोमक में आ जाता है। अभी भी इसके साथ में कौन जुड़ी हुई है? इसके साथ में एनिमल प्रोटीन जुड़ी हुई है। और इसके पीछे 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 कौन आ रही है? इसके पीछे 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 आ रहा है R बाइंडर प्रोटीन। कौन आ रही है? R बाइंडर, रैपिड बाइंडर प्रोटीन। और ये रैपिड बाइंडर प्रोटीन जो है वो उसके साथ में जुड़ना चाहती है। समझ में आ रहा बात को? ये जुड़ना चाहती है लेकिन ये जुड़ नहीं पा रही है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्लियर हो गया? अब ये जुड़ नहीं पा रही है तो अब क्या होगा देखिएगा आगे का प्रोसेस। जब ये जुड़ नहीं पाएगी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड पेप्सिनोजन। अब ये पहुंच तो गई है किसके अंदर? स्टोमक के अंदर। कहां पहुंच गई है? स्टोमक के अंदर पहुंच गई है। तो स्टोमक के अंदर दो चीज सिक्रेट होती है, HCl सिक्रेट करने वाला और पेप्सिनोजन सिक्रेट करने वाला कौन जिम्मेदार है? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन? पहला लिखा हुआ है चीफ सेल, दूसरा है पैराइटल सेल, तीसरा लिखा हुआ है गैस्ट्रिक ग्लैंड और चौथा लिखा हुआ है ड्यूडिनल सेल। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ HCl एंड पेप्सिनोजन?
एंड नो डाउट आप सभी लोगों का जवाब क्या होगा, बी होगा सर, पैराइटल सेल। मेरे दोस्त, पैराइटल सेल सिक्रेट करती है HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। क्या सिक्रेट करती है? HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर। पेप्सिनोजन का सिक्रीशन पैराइटल सेल नहीं करती है। आपका जवाब है चीफ सेल। चीफ सेल सिक्रेट करती है पेप्सिनोजन। क्या करती है? पेप्सिनोजन। लेकिन मैं अगर यह पूछूं कि HCl और पेप्सिनोजन का सिक्रीशन कौन करती है, तो ये दोनों ही करती है। और ये दोनों सेल जिस ग्लैंड में पाई जाती है उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। उस ग्लैंड का क्या नाम है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारे स्टोमक में एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के पास में दो सेल होती है। कौन सी दो सेल? चीफ सेल और पैराइटल सेल। चीफ सेल पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है और पैराइटल सेल HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करती है। तो ये दोनों किसके अंदर है? गैस्ट्रिक ग्लैंड में है। इसलिए करेक्ट आंसर सी बनेगा, ना कि ए और बी। और ये डी तो बिल्कुल नहीं है, ड्यूडिनल सेल का ये काम नहीं है। समझ में आया तो बोले यस। आसान सवाल है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। कंसेप्ट अपना क्लियर रखे कि क्या पूछा जा रहा है ना। हमने किसका पूछा है? HCl और पेप्सिनोजन का। तो HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर तो पैराइटल सेल सिक्रेट करती है और चीफ सेल पेप्सिनोजन का सिक्रेशन करती है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा। अब देखो यहां पे एक और कहानी मैं क्लियर कर देता हूं कि आपके स्टोमक के अंदर कौन पहुंचा? विटामिन B12 आया। और इस B12 के साथ में कौन अटैच है? एनिमल प्रोटीन। कौन अटैच है? एनिमल प्रोटीन। इसका पीछा कौन कर रहा है? इसका पीछा कर रहा है रैपिड बाइंडर प्रोटीन। और हमारे स्टोमक के अंदर कौन होता है? HCl, इंट्रिंसिक फैक्टर और पेप्सिनोजन। अब अगला सवाल देखिएगा। सवाल क्या कह रहा है? इन स्टोमक विच सब्सटेंस इज बाइंड विद विटामिन B12। हमारे स्टोमक में कौन सा सब्सटेंस विटामिन B12 के साथ में बाइंड होता है? स्टोमक के अंदर जब विटामिन B12 पहुंचा और उसने बोला स्वागत नहीं करोगे हमारा? बोले जी हुजूर जरूर करेंगे। तो विटामिन B12 स्टोमक के अंदर आ गया। इस B12 के साथ में कौन अटैच है? एनिमल प्रोटीन। और इसका पीछा कौन कर रहा था? रैपिड बाइंडर प्रोटीन, R प्रोटीन। और यहां पे क्या सिक्रेट हो रहा है? इंट्रिंसिक फैक्टर। कौन सिक्रेट हो रहा है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और हमने बोला इसके साथ में कौन बाइंड होगा? जवाब लिखिएगा। कुछ लोगों का जवाब ए है, कुछ ने बी लिखा है, कुछ ने सी लिखा है। याद रखिएगा यहां पे तीन चीजें हैं, रैपिड बाइंडर प्रोटीन, B12 और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब होता क्या है, जब B12 यहां पे पहुंचता है तो यहां पे पेप्सिनोजन का सिक्रीशन करती है चीफ सेल। क्या सिक्रीट करती है? पेप्सिनोजन। और पेप्सिनोजन जो है वो पेप्सिन में कन्वर्ट होके प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म, डाइजेशन कर देते हैं। तो ये जो एनिमल प्रोटीन है उसको तो पेप्सिनोजन खा जाएगा। B12 के साइड में जो एनिमल प्रोटीन है उसको पेप्सिनोजन क्या करेगा? खा जाएगा। तो विटामिन B12 हो जाएगा अकेला। विटामिन B12 अकेला हो जाएगा। और अब इसके साथ में कोई भी जुड़ सकता है। कोई भी जुड़ सकता है मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर या R बाइंडर प्रोटीन। जैसे ही इंट्रिंसिक फैक्टर जाता है कि मेरे को B12 के साथ में जुड़ना है तो R बाइंडर प्रोटीन कहता फिर हम क्या करें? मर जाएं? हम पीछा कर रहे हैं कहां से? तुम तो अभी पैदा हुए हो यहाँ पे, हम तुमसे पहले आए हैं। और पहले शादी बड़े भाई की होती है, हम तुमसे बड़े हैं, हम मुंह में ही पैदा हो गए थे, तुम तो पेट में पैदा हुए हो। तो प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी रैपिड बाइंडर प्रोटीन को मिलेगी। तो यहां पे विटामिन B12 के साथ में अब कौन अटैच हो जाता है? रैपिड बाइंडर प्रोटीन। ये R प्रोटीन विटामिन B12 के साथ में अटैच हो जाता है और ये विटामिन B12 एब्डोमेन से, स्टोमक से बाहर निकलता है। तो यहां पे कौन रहेगा? यहां पे इसके साथ में अटैच हो जाएगा R बाइंडर प्रोटीन। कौन अटैच होगा स्टोमक में? R बाइंडर प्रोटीन। इंट्रिंसिक फैक्टर HCl या पेप्सिनोजन नहीं। याद रखिएगा पेप्सिनोजन तो एनिमल प्रोटीन को पचाने का काम करता है, HCl का कोई रोल नहीं है यहां पे। और ये इंट्रिंसिक फैक्टर बाद में जुड़ेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर बाद में जुड़ेगा। तो कौन जुड़ा? R बाइंडर प्रोटीन। और ये विटामिन B12 कहां गया? ये विटामिन B12 जो है ये आगे पहुंच गया आंत के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। इतनी बात क्लियर हो गई। मुंह से शुरू किया था, एनिमल प्रोटीन खिलाया था, उसके बाद में सलाइवा से R बाइंडर प्रोटीन सिक्रेट कराया था, पेट में पहुंचाया और फिर वहां पे पहुंचा के पेप्सिनोजन से एनिमल प्रोटीन को मेटाबोलाइज करा दिया और साथ में किसको अब जुड़ गया? R बाइंडर प्रोटीन। अब इसके पीछे पीछे कौन चल रहा है? इंट्रिंसिक फैक्टर। समझ रहे हो? इसके पीछे पीछे कौन चल रहा है? इंट्रिंसिक फैक्टर। और ये आगे चला। अगला क्वेश्चन देखिएगा। विच सब्सटेंस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डाइजेस्ट द रैपिड बाइंडर प्रोटीन।
अब ये जो रैपिड बाइंडर प्रोटीन है उसको कौन सा सब्सटेंस डाइजेस्ट करेगा, उसको कौन सा सब्सटेंस डाइजेस्ट करेगा, किसको, आर बाइंडर प्रोटीन को, जो किसके साथ में जुड़ी हुई है, किसके साथ में जुड़ी हुई है, B12 के साथ में, कौन उसको डाइजेस्ट करेगा, HCl, पैनक्रियाटिक जूसेज, बाइल और इंटेस्टाइनल फ्लोरा दैट इज बैक्टीरिया। जवाब लिखिएगा भाई, सभी लोग बेस्ट जवाब लिखिएगा अपना, कौन डाइजेस्ट करेगा उसको, किसको, आर बाइंडर प्रोटीन को। देखो यह है स्टोमक और अभी एंट्री कहां हुई है, ड्यूडिनम के अंदर, यह है B12 और B12 के साथ में कौन जुड़ी हुई है, आर बाइंडर प्रोटीन, और इनका पीछा कौन कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर, पीछा कौन कर रहा है, इंट्रिंसिक फैक्टर। जैसी ये ड्यूडिनम में आती है तो यहां ड्यूडिनम में एक ग्लैंड है जिसका नाम है पैनक्रियाज, कौन सी ग्लैंड है, पैनक्रियाज, और ये सिक्रेट करती है पैनक्रियाटिक जूसेज। फिर आया एमाइल, पैनक्रियाटिक जूसेज प्रोटीन का डाइजेशन करते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज, और ये क्या करेगा, इस आर बाइंडर प्रोटीन को क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, क्या कर जाएगा, डाइजेस्ट कर जाएगा, आर बाइंडर प्रोटीन को पैनक्रियाटिक जूसेज क्या कर जाएंगे, डाइजेस्ट कर जाएंगे। HCl तो ऊपर रह गया, और बाइल जो है वो तो लीवर से सिक्रेट होता है और ये फैट के लिए होता है, ये तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता ही नहीं है, और आर बाइंडर तो एक प्रोटीन है, तो प्रोटीन को स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन डाइजेस्ट करता है, तो पैनक्रियाटिक जूसेज करते हैं। और इंटेस्टाइनल फ्लोरा तो कहां बैठे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, वहां तक अभी नहीं गया, ये तो कहां है, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही है, तो इसको किसने डाइजेस्ट कर दिया, पैनक्रियाज के जूसेज ने। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, बी, इसको हम क्या बोलते हैं, पैनक्रियाटिक जूसेज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहानी बन रही है कि नहीं बन रही है। विटामिन B12 बहुत वीआईपी है, कितने सारे प्रोटेक्शन है, एनिमल प्रोटेक्शन, पहला बॉडीगार्ड था, जैसे ही उसने पीछा छोड़ा कौन चिपक गया, आर बाइंडर प्रोटीन, और बॉडीगार्ड पीछे पीछे चल रहे हैं कि एक का नंबर हटे तो मैं उसको प्रोटेक्शन दूं, वो हटे तो मैं, और कितना वीआईपी तरीके से इसको आगे ले जाया जा रहा है बॉडी के अंदर, इतनी वीआईपी सुरक्षा है इसको। और अब देखिएगा जैसे ही वो हटा, कौन हटा, पैनक्रियाज में ये हमने आर बाइंडर प्रोटीन को हटाया, तो अगला सवाल, इंट्रिंसिक फैक्टर बाइंड होगा विटामिन B12 से, कहां पे होगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर बेचारा पीछे पीछे चल रहा था, जैसे ही पैनक्रियाटिक जूसेज ने आर बाइंडर प्रोटीन को उठाया तो अब कौन जुड़ेगा, स्टोमक, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। जवाब लिखिएगा भाई, क्या आंसर होना चाहिए, सभी लोग जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, जवाब लिखिएगा, बिल्कुल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब कुछ लोगों का जवाब ए है, कुछ का बी है, कुछ का डी है। मेरे दोस्त अभी हमने बताया कि पैनक्रियाटिक जूसेज सिक्रेट होता है ड्यूडिनम में, और ड्यूडिनम में आर बाइंडर प्रोटीन को हटाते ही कौन चिपक जाएगा, इंट्रिंसिक फैक्टर। तो ये जगह कौन सी है, ड्यूडिनम। सिंपल सा कंसेप्ट है, कहां इलियम में घुस रहे हो, इलियम कितना दूर है, वहां तक जाने में समय लगेगा, वीआईपी का। पैनक्रियाटिक जूसेज ने ड्यूडिनम में रैपिड बाइंडर प्रोटीन को मेटाडाइजेस्ट कर दिया, तो अभी यहां पे कौन है, या वो तो पीछे पीछे चल रहा था, इंट्रिंसिक फैक्टर, बोले वो हटे तो चिपकू, हटे तो चिपकू, और अटकते ही क्या हो गया, चिपक गया ड्यूडिनम में, कौन, इंट्रिंसिक फैक्टर, किससे, विटामिन B12 से। तो करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, ड्यूडिनम। अरे स्टोमक में नहीं स्टोमक में तो मेरे दोस्त आर बाइंडर प्रोटीन चिपकी थी जब एनिमल प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म हुआ, ड्यूडिनम के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर चिपका और आगे बढ़ गए। जैसे ही आगे बढ़ा, अब इसको लेके आगे बढ़ा और कहां पहुंचा, अगला, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इंट्रिंसिक फैक्टर चिपका हुआ है तो इसको भी खत्म करना पड़ेगा। इंट्रिंसिक फैक्टर को कौन खत्म करेगा, पहला है एंजाइम ऑफ इलियल सेल, एंजाइम ऑफ पैनक्रियाटिक ग्लैंड, एंजाइम ऑफ ड्यूडिनल सेल, एंजाइम ऑफ पैराइटल सेल। याद रखिएगा यह कहानी यहां से शुरू हुई थी, स्टोमक से, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन। अब हमने क्या बताया कि पहले यहां पे तो एनिमल प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, जब ड्यूडिनम में पहुंचा तो आर बाइंडर प्रोटीन का डाइजेशन हुआ, और अब ये कहां पहुंचेगा, अब ये पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहां पहुंचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन का, इनमें पैराइटल सेल इज नॉट द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, ड्यूडिनल सेल लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है दोस्त।
और पैनक्रियाटिक ग्लैंड लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है, क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर ड्यूडिनम में बाइंड हुआ है। अब ड्यूडिनम के बाद में वो आगे कहाँ आएगा? जेजुनम में आएगा। जेजुनम के बाद में कहाँ आएगा? इलियम में आएगा। कहाँ आएगा? इलियम में। और विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन भी इलियम में होता है। तो अगर इसको एब्जॉर्ब करना है तो इंट्रिंसिक फैक्टर को डाइजेस्ट करना पड़ेगा। अब इंट्रिंसिक फैक्टर को अगर इलियम में डाइजेस्ट करना है तो इलियम की सेल कुछ एंजाइम भेजेगी जो इंट्रिंसिक फैक्टर को खत्म कर देंगे, ताकि विटामिन B12 फ्री हो जाए और हम विटामिन B12 को उठा ले। समझ में आ रही बात को? फिर से समझिएगा, हमने कोई भी एनिमल प्रोडक्ट खाया तो विटामिन B12 अंदर गया। इस विटामिन B12 के साथ में कौन जुड़ी हुई थी? एनिमल प्रोटीन। और हमारे मुंह में सलाइवा ने क्या सिक्रेट किया? आर बाइंडर प्रोटीन। ये बाइंड होना चाहती है B12 के साथ में, लेकिन नहीं हो सकती जब तक एनिमल प्रोटीन है। तो यहां स्टोमक में पहुंचा, एनिमल प्रोटीन को पेप्सिनोजन ने क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया। तो विटामिन B12 फ्री हुआ। जैसे ही फ्री हुआ, इसके साथ में कौन अटैच हुई? आर बाइंडर प्रोटीन। लेकिन यहाँ पे एक इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन होता है, वो भी बाइंड होना चाहता है, लेकिन अभी आर बाइंडर प्रोटीन चिपक गई। ये आया कहाँ? ड्यूडिनम में। तो हमारे पैनक्रियाटिक जूसेज ने आर बाइंडर प्रोटीन को क्या कर दिया? डाइजेस्ट कर दिया। तो विटामिन B12 फिर फ्री हो गया। जैसे ही फ्री हुआ तो इसके साथ में कौन अटैच हो गया? इंट्रिंसिक फैक्टर। और इंट्रिंसिक फैक्टर इसको लेके जेजुनम में गया, जेजुनम से लेके इलियम में गया। अब इलियम वो जगह है जहां पे विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करना है, पर एब्जॉर्ब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इंट्रिंसिक फैक्टर को क्या करना पड़ेगा? डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको कौन तोड़ेगी? इलियम में इलियल की सेल कुछ एंजाइम बनाएगी और ये एंजाइम क्या करेगी? इसको तोड़ देगी। किसको? इंट्रिंसिक फैक्टर को। तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब होने के लिए तैयार रहेगा। वीआईपी था, बहुत सारी प्रोटेक्शन थी, खूब सारे बॉडीगार्ड थे। हर एक बॉडीगार्ड को खत्म होना पड़ता है, बलिदान देना पड़ता है, ताकि विटामिन B12 अपनी जगह पे पहुंचे। और जब वो अपनी जगह पे पहुंचेगा, वो जगह कौन सी है? इलियम। और जब वो टर्मिनल इलियम में पहुंचता है तो वहां जाके उसका क्या होगा? एब्जॉर्प्शन। तो अगला सवाल है विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां पे होगा? तो हमने उसके घर पहुंचा दिया, उसको हमने बाहर से खिलाया और उसको अपने घर पहुंचा दिया। और ये घर कौन सा है? ये विटामिन B12 का घर है। कौन सा घर है? ये घर है स्टोमक, ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। अब गलत नहीं होना चाहिए, है ना? अब गलत नहीं होना चाहिए। महादेव की सौगन, हमने विटामिन B12 को घर पहुंचाया तो उसका घर बताना है आपको, और एक भी आदमी गलत नहीं करेगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एब्जॉर्प्शन पूछा है हमने विटामिन B12 का, डी 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 एग्जैक्टली। क्या बात है भाई, इस बार मामला ठीक है। इलियम, विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहां होता है? तो इलियम है, क्योंकि हमने इलियम तक पहुंचा दिया उसको। इलियम की सेल से एंजाइम सिक्रेट किया, उसने इंट्रिंसिक फैक्टर को खत्म कर दिया और विटामिन B12 को क्या कर दिया? एब्जॉर्ब। तो एब्जॉर्प्शन कहां होता है? इलियम में। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द प्रोटीन दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम इलियल सेल टू सर्कुलेशन। अब ये बात तो सर समझ में आ गई कि विटामिन B12 कहां पहुंच गया? इलियम में। ये इलियम है, यहां पे विटामिन B12 आ गया और ये फ्री हो गया। अब इसको एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन इसको कहां पहुंचाना है? सर्कुलेशन के अंदर पहुंचाना है। ये सर्कुलेशन के अंदर पहुंचाना है। तो विटामिन B12 को यहां से एब्जॉर्ब होने के बाद में सर्कुलेशन तक पहुंचाने के लिए कौन सा प्रोटीन मदद करेगा? कौन सा प्रोटीन है जो इसको सर्कुलेशन में पहुंचा देगा? एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, कोबालामिन, ट्रांसकोबालामिन। 4 ऑप्शन हमने लिखे। और ऐसा कौन सा प्रोटीन है जो जिम्मेदार है ट्रांसफर करने के लिए? क्या करने के लिए? ट्रांसफर करने के लिए। किसका? विटामिन B12 का। कहां से? इलियल सेल से सर्कुलेशन में। तो लेके कौन जाएगा? ट्रांसफर कौन करेगा? जो ट्रांस करने वाला कोबालामिन है। क्या नाम दे देंगे? ट्रांसकोबालामिन। दैट इज नॉट एल्ब्यूमिन, दैट इज नॉट ग्लोबुलिन एंड दैट इज नॉट कोबालामिन। ये कौन सी हो गई? ये हो गया ट्रांसकोबालामिन। ट्रांसकोबालामिन विटामिन B12 को इलियल सेल से ट्रांसफर करता है सर्कुलेशन के अंदर, क्योंकि विटामिन B12 कहां चाहिए? ब्लड में चाहिए भाई। विटामिन B12 कहां चाहिए? ब्लड में। तो ये विटामिन B12 अल्टीमेटली कहां आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगा। तो ये ट्रांसफर करने का काम कौन करता है? ट्रांसकोबालामिन। क्लियर हुई कहानी? वेरी गुड, एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन, स्टोर हाउस ऑफ विटामिन B12 ब्लड में चला गया, पर ऐसा थोड़ी है कि विटामिन B12 ब्लड में गया। आपने आज पालक पत्ते की सब्जी खाई, ग्रीन लिपी वेजिटेबल, उसमें खूब सारा विटामिन B12 था, तो साला का सारा एक ही दिन काम आ गया। अरे भाई, एक दिन में तो 2 से 3 माइक्रो
ग्राम ही उसकी रिक्वायरमेंट है। आपने तो ग्राम में खाया, माइक्रोग्राम में नहीं गया, मिलीग्राम में नहीं गया, आपने तो ग्राम में खाया। अगर आप बाजार से एक बोरी शक्कर की लाते हैं तो एक ही दिन में सबकी चाय थोड़ी बना देते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बनाते हैं, पूरे साल चलाते हैं उसको। तो वो जो विटामिन B12 है वो बॉडी में स्टोर हो जाता है ना, ताकि जब भी जरूरत पड़े तब उसको काम में लेवे। तो उसका स्टोरेज हाउस कौन सा है? इलियम। देखो कई लोग इलियम में स्टोर कर रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, इलियम में स्टोर कैसे होगा? इलियम में तो एब्जॉर्प्शन होता है। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। हम पूछ रहे हैं स्टोरेज का और आप जवाब दे रहे हो इलियम में। यहां तो एब्जॉर्प्शन हो रहा था, अब ब्लड में चला गया है, तो इलियम में कब स्टोर होता है? ये तो मतलब कॉमन सेंस है। इलियम में स्टोर नहीं होता। इलियम से हमने कहां भेज दिया उसको? इलियम से हमने तो उसको ब्लड में भेज दिया ना, ये तो ब्लड में आ गया। इलियम यहां पे पड़ी हुई है। तो इलियम एब्जॉर्प्शन साइट है, ना कि स्टोरेज साइट है। समझ लो बात को? ये तो सबसे पहले खोटा है। लीवर, स्प्लीन और बोन मैरो। कई लोगों का जवाब बोन मैरो है। बोन मैरो में विटामिन B12 जाता है और ब्लड सेल के मैच्योरेशन में मदद करता है, लेकिन बोन मैरो में विटामिन B12 स्टोर नहीं होता है। स्टोरेज हाउस बोन मैरो नहीं है। स्टोरेज हाउस कौन है? लीवर। एग्जैक्टली। स्टोरेज ऑर्गन कौन सा है? लीवर। हमारी बॉडी में लीवर जो होता है उसको हम स्टोर हाउस के नाम से जानते हैं। विटामिन B12 वहां पे स्टोर हो जाता है। अगर आपने एक बार विटामिन B12 खाया तो विटामिन B12 जो है वो 3 से 5 साल तक स्टोर रहता है। अगर आप 3 से 5 साल तक भी विटामिन B12 नहीं खाते हैं तो आपके शरीर में विटामिन B12 की कमी नहीं होती है। इसलिए विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से जो एनीमिया होता है, पर्निशियस एनीमिया, वो बहुत कॉमन है, ऐसी बात नहीं है, बहुत रेयर है। और बहुत लंबे समय तक विटामिन B12 नहीं लेने से ये एनीमिया होता है। तो करेक्ट आंसर है बी, लीवर। और 3 से 5 साल तक इसका स्टोरेज हो सकता है वहां पे, और आपका बिना विटामिन B12 इंटेक के भी काम चल सकता है। बहुत अच्छे। अगला देखिएगा, विच फाइंडिंग इज परसिस्टेंट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फाइंडिंग परसिस्टेंट विद पर्निशियस एनीमिया? पर्निशियस एनीमिया अगर हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, 3 से 5 साल तक का स्टोरेज विटामिन B12 भी खत्म हो गया, आपने बिल्कुल उसका इंटेक विटामिन B12 का या तो नहीं किया, या कहीं ना कहीं आपके शरीर में कुछ दिक्कत हुई है, तो पर्निशियस एनीमिया हो जाता है। तो ये पर्निशियस एनीमिया होने पे क्या क्लिनिकल फाइंडिंग मिलेगी? स्ट्रॉबेरी टंग, राइस वाटर स्टूल, बीफी रेड टंग, हाइपोक्रोमिक RBC। जो आप लिखेगा क्या आंसर होना चाहिए? विटामिन B12, पर्निशियस एनीमिया। अब देखो एक सवाल यहां पे मैं ये पूछना चाहूंगा कि विटामिन B12 की बॉडी में कमी हो जाती है तब ये एनीमिया होता है, तो कमी होने का कारण क्या है? मैं ऑप्शन देता हूं आपको। कारण क्या है? कोजेज क्या है विटामिन B12 की कमी होने का? कमी होने का कारण क्या है? सभी लोग कमेंट करिएगा, कमी होने का कारण क्या है? एक मैं ऑप्शन देता हूं, डिक्रीज इंटेक, डिक्रीज इंटेक। दूसरा मैं कहता हूं डिक्रीज एब्जॉर्प्शन। तीसरा मैं आपको कहूं इंक्रीज डिमांड, इंक्रीज डिमांड। अगर किसी आदमी में पर्निशियस एनीमिया हो जाए, विटामिन B12 की कमी हो जाए, तो कमी होने का कारण क्या है? इंटेक का कम होना, एब्जॉर्प्शन का कम होना, या डिमांड का बढ़ जाना? कि भाई जब आदमी इंटेक नहीं करता तो कमी हो जाती है, ये कारण है? या विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, ये कारण है? या विटामिन B12 की डिमांड बढ़ गई, ये कारण है? क्या कारण है? कमी होने का क्या कारण है? सभी लोग कमेंट करिएगा, है ना। हम विटामिन B12 की कमी करा रहे हैं, तो कमी होने का मेजर रीजन क्या रहता है? सभी लोग जवाब लिखिएगा। डिक्रीज इंटेक, कुछ लोग लिख रहे हैं डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, लैक ऑफ एब्जॉर्प्शन। बहुत अच्छे अलग अलग जवाब यहां पे बन रहे हैं। याद रखिएगा, हमने बोला विटामिन B12 आपने एक बार ले लिया तो 3 से 5 साल तक वापस देखने की जरूरत नहीं। जैसे होता है ना, नॉर्मली आप ऐसे सुनते हैं, सर ये गाड़ी में ये बैटरी लगा दोगे ना तो 3 से 5 साल देखने की जरूरत नहीं, आपको कोई समस्या नहीं आएगी। वही विटामिन B12 के साथ में अगर आप एक बार इंटेक कर लेते हो और वो अच्छे से जाके एब्जॉर्ब हो जाता है तो 3 से 5 साल तक नहीं लोगे तो भी चलेगा। तो अगर डिक्रीज इंटेक हो जाए और कमी हो जाएगा, हाथों हाथ ऐसा नहीं होता। बहुत लंबे समय तक इंटेक ना करे तो एक अलग बात है, सालों साल हो गए हमने पत्तेदार सब्जी नहीं खाई, ये एक अलग बात है। तो ये कॉमन नहीं है, ये कॉमन नहीं है। और डिमांड इसकी बढ़ जाए ऐसा बहुत रेयर है कि बहुत डिमांड बढ़ गई। विटामिन B12 की डिमांड मार्केट में बढ़ती नहीं है, वैसे ही हमारे शरीर में भी बढ़ती नहीं है। तो ये दोनों ही गलत है। ज्यादातर एब्जॉर्प्शन अल्ट्रेशन होता है, क्योंकि इसका एब्जॉर्प्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। इतना कॉम्प्लेक्स है कि अभी पिछले 1 घंटे में आपको भी हवा ही नहीं लग रही है।
कि कहाँ जा रहा है, कभी ये प्रोटीन आ रहा है, कभी ये आ रहा है, कभी इसको कर रहे हैं, कभी उसको कर रहे हैं, सभी तरीके के क्वेश्चन उलट पुलट हो रहे हैं, सर हो क्या रहा है। समझ रहे हो बात को। अगर ये अपने लिए भी इतनी माथा फोड़ी है तो विटामिन B12 को तो कितनी माथा फोड़ी करनी होती है बेचारे को, है ना। कितने वहां पे कभी ये प्रोटीन चिपक रहा है, पीछे पीछे चल रहा है, वो छूटे तो वो चिपके, वो छूटे। तो इसका एब्जॉर्प्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है। कोई भी चीज जब कॉम्प्लेक्स होती है ना तो उसको करते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक हो जाती है, और जैसे ही वो मिस्टेक होती है तो विटामिन B12 की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो इसका एब्जॉर्प्शन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और उससे कमी हो ही जाती है। समझ रहे हो। तो यहां पे कमी का बड़ा कारण है डिक्रीज एब्जॉर्प्शन, और जब एब्जॉर्प्शन गड़बड़ होता है तो कमी होती है। अब कमी का साइन क्या है, स्ट्रॉबेरी टंग, राइस वाटर स्टूल, बीफी रेड टंग, हाइपोक्रोमिक आरबीसी। तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, इसका आंसर है बीफी रेड टंग। जब कमी हो जाती है तो टंग कैसी हो जाती है, एकदम लाल बम, बीफी रेड टंग। स्ट्रॉबेरी टंग जो होती है ये क्वासाकी डिजीज में देखने को मिलती है, इसलिए ये तो गलत है। समझ रहे बात को। और राइस वाटर स्टूल जो होता है, राइस वाटर स्टूल, ये कोलेरा में देखने को मिलता है। हम पढ़ते हैं कोलेरा एक बीमारी है, डायरियल डिजीज है, टाइफाइड और कोलेरा में राइस वाटर स्टूल होता है और टाइफाइड में पी सू स्टूल होता है। ये डायरियल डिजीज होती है दोनों, तो ये गलत है। और हाइपोक्रोमिक आरबीसी नहीं होती है, आरबीसी में तो हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होता है, पर पंगा ये कि आरबीसी की साइज बड़ी होती है। तो यहां पे हमने बोला मैक्रोसाइटिक आरबीसी होती है, हाइपोक्रोमिक नहीं होती है। हीमोग्लोबिन तो खूब है अंदर, पर काम का क्या, आरबीसी मैच्योर नहीं है, पंगा ये है। समझ लो बात को। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा, बीफी रेड टंग। क्या रहेगा, बीफी रेड टंग। तो करेक्ट आंसर रहेगा सी, बीफी रेड टंग इज द साइन ऑफ विटामिन B12 डेफिशिएंसी। गुड। सीलिंग टेस्ट यूज फॉर, सीलिंग टेस्ट किसके लिए काम में लेते हैं, ये एक बहुत बेहतरीन सवाल है एग्जाम का। पर्निशियस एनीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट है, पर्निशियस एनीमिया का कंफर्मेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट माना जाता है। इस टेस्ट का नाम है सीलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट, सीलिंग टेस्ट। तो सीलिंग टेस्ट जो है वो किसके लिए यूज करते हैं, स्टोरेज ऑफ विटामिन B12, प्रोडक्शन ऑफ विटामिन B12, डाइजेशन ऑफ विटामिन B12, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। जवाब लिखिएगा। बहुत अच्छे। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी जिद्दी है, और जिद है जीतने की, संकल्प एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। हमने बोला B12 की कमी होने का बड़ा कारण है एब्जॉर्प्शन का फॉल्टी होना। तो हम टेस्ट भी करेंगे तो किसको चेक करेंगे, एब्जॉर्प्शन को। सिंपल है कि नहीं है। अगर आप टेस्ट करेंगे तो क्या देखेंगे, एब्जॉर्प्शन देखेंगे कि भाई एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यही तो देखेंगे। या ये देखेंगे कि स्टोरेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अरे वो आप लीवर पे छोड़ दो। प्रोडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा, प्रोड्यूस नहीं होता है, लेना पड़ता है बाहर से, प्रोडक्शन नहीं होता है। और डाइजेशन हो, अरे डाइजेशन आप छोड़ो, आप डाइजेशन, आप तो एब्जॉर्प्शन पे जोर दो। किस पे, एब्जॉर्प्शन पे। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, डी रहेगा। एब्जॉर्प्शन को चेक करते हैं सीलिंग टेस्ट के अंदर। बड़ा इंटरेस्टिंग टेस्ट है। और इस सीलिंग टेस्ट में क्या करते हैं कि हमें हमारा विटामिन B12 का जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का, वो बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। तो हम क्या करते हैं, इसमें रेडियो आयोडाइड B12 पिलाते हैं मरीज को मुंह से। वो एब्जॉर्ब तो हो सकता है लेकिन वो बॉडी में रुकता नहीं है, बॉडी से बाहर आता है। तो हम उसको मुंह से पिलाते हैं, रेडियो एक्टिव विटामिन B12 पिलाते हैं। B12 ये मुंह से पिलाते हैं, वो अंदर जाता है। अब अंदर अगर इंट्रिंसिक फैक्टर होगा तब तो ये विटामिन B12 जाके अपनी सही जगह पे जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा। और अगर इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं होगा तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा। तो मैं नॉर्मल बात करता हूं, आदमी नॉर्मल है, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर है, आपने इसको पिलाया, ये अंदर गया, पूरी कहानी वही चली, है ना। आपने उसको दिया, इंट्रिंसिक फैक्टर वहां पे था, वो बाइंड हुआ, बाइंड होके गया इलियम में गया, और इलियम में एब्जॉर्ब हो गया B12। अगर B12 एब्जॉर्ब हो गया तब वो ब्लड में गया। अब वो ब्लड में रुकेगा नहीं या लीवर में जाके स्टोर नहीं होगा, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, तो ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलता है। तो इस टेस्ट के अंदर सैंपल हम कलेक्ट करते हैं यूरिन का। किसका सैंपल लेते हैं, यूरिन का। और यूरिन में देखते हैं कि विटामिन B12 है या नहीं है। ये रेडियो एक्टिव विटामिन B12 जो हमने मुंह से पिलाया था, ये पेशाब से बाहर निकला कि नहीं निकला। अगर वो पेशाब से बाहर निकल जाता है, हम 24 आवर्स का यूरिन कलेक्ट करते हैं और 24 घंटे में यूरिन में फिर टेस्ट करते हैं। तो अगर उसमें ये रेडियो एक्टिव विटामिन B12 मिलता है, इसका मतलब तो स्टोमक में इंट्रिंसिक फैक्टर था
और उसने उसको एब्जॉर्ब करवा दिया उसके ठिकाने पे पहुंचा के। लेकिन अगर यूरिन में ये वापस हमें मिलता ही नहीं, हमने तो मुंह से पिलाया लेकिन ये बाहर आया ही नहीं, है ना, ये वापस यूरिन में बाहर आया ही नहीं। जब ये यूरिन में बाहर आया ही नहीं, इसका मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। तो याद रखिएगा, सीलिंग टेस्ट के अंदर रेडियो एक्टिव विटामिन B12 वहां पे मुंह से पिलाते हैं। अगर यूरिन में ये आता है तो इंट्रिंसिक फैक्टर बॉडी में है, अगर ये यूरिन में नहीं आता है तो बॉडी में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं है। ये इसका रिजल्ट है। इसका रिजल्ट ऐसे इवेलुएट करते हैं कि अगर ये यूरिन में है, अरे भाई साहब देखो, पहले पढ़ गया हो बाद के पढ़ गया हो, कहानी ये नहीं है। आपको समझ में आ रहा है, ये हमारी प्राप्ति है, ये हमारी सिद्धि है। आप मेरे से पता नहीं कितने दूर हैं, लेकिन मैं ऐसा एहसास कर पा रहा हूं कि हम बहुत अच्छा लर्न कर रहे हैं। क्योंकि अगर हम बहुत अच्छा लर्न करें, हम सीख रहे हैं, ये हमारी सिद्धि है। और अगर हम मन से सीख रहे हैं तो परमपिता परमेश्वर हम पे जरूर मेहरबान होंगे। और हमारे माता पिता ने जो सपने हमारे लिए देखे थे, मैं तो इस एक बंद कमरे में आपसे बात कर रहा हूं, आप पता नहीं कहां बैठे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इन दोनों ही प्रोसेस में वो जो माता पिता है ना, जिन्होंने सपने देखे हैं अपने बेटे के सफल होने के, अपनी बेटी के सफल होने के, वो पूरे हो जाएंगे। और जिस दिन वो पूरे होंगे उस दिन हम 4 रोटी ज्यादा खाएंगे यार। उनकी चेहरे की हंसी के लिए हम जीते हैं। हम सुबह उठते हैं और रात को सोते हैं। पूरे दिन की जो मेहनत है वो एक ही चीज के लिए लगती है कि उनके चेहरे पे हंसी आनी चाहिए। और जिस दिन उनके चेहरे पे हंसी का कारण अगर हम बने, उस दिन हमारा जीवन सफल है। भगवान रामचंद्र इतने अच्छे इसलिए थे क्योंकि वो अपने माता पिता की हंसी का कारण थे। श्रवण सबसे अच्छा पुत्र इसलिए था क्योंकि अपनी माता पिता की हंसी का कारण था। उनके लिए जिए, ये सबसे बड़ा आपके पूरी लाइफ में सबसे बड़ा मोटिवेशन है। हम कई बार जिंदगी में मोटिवेशन की तलाश करते हैं, उनसे बड़ा मोटिवेशन नहीं है। वही हमारे मोटिव है, उनको हंसाना है, इसलिए सफल होना है। ये अपने सपनों में आग लगनी है और रजाई से निकले मजबूत इरादों के साथ में अपने लक्ष्य की तरफ बढ़े। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने B12 की यहां पे बात की। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूं। What care would the nurse provide for the patient undergoing a sealing test of pernicious anemia? क्या केयर देंगे? चलिए, क्या केयर देंगे भाई? जवाब लिखिएगा। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिख दीजिएगा भाई, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिख दीजिएगा। हमने क्या पूछा? पहला है प्रोवाइड बेड रेस्ट। दूसरा हमने क्या लिखा है? हमने लिखा मॉनिटर वाइटल साइन। तीसरा हमने क्या लिख दिया? कलेक्ट 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन। और चौथा हमने क्या लिख दिया? मेंटेन प्रेशर ड्रेसिंग हाउ डज। विच इज द करेक्ट वन? बड़ा आसान कर दिया। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आपने पिलाया और पिलाने के बाद में वो कहां गया? बॉडी के अंदर गया। जब ये बॉडी में चला जाता है तो यूरिन के थ्रू बाहर आएगा अगर इंट्रिंसिक फैक्टर है तो किसका टेस्ट करना है? क्या बात है, 24 आवर्स यूरिन कलेक्शन। क्या करेंगे? 24 आवर्स यूरिन का स्पेसिमेन कलेक्ट करेंगे और उसमें अगर है तो इंट्रिंसिक फैक्टर है। इंट्रिंसिक फैक्टर है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन हो रहा है। एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो बस हमारा काम हो गया, हमें एब्जॉर्प्शन कराना था। क्लियर है? इन इंडिया विच टाइप ऑफ एनीमिया इज अनकॉमन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? हमारे इंडिया में प्रेगनेंसी में कौन सा एनीमिया अनकॉमन है, कॉमन नहीं है? पहला है आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा है फोलिक एसिड डेफिशिएंसी, तीसरा है विटामिन B12 डेफिशिएंसी और चौथा है आयरन एंड फोलिक एसिड डेफिशिएंसी। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। हमने क्या पूछा? हमने ये पूछा कि इन इंडिया कौन सा एनीमिया अनकॉमन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉमन नहीं पूछा, कॉमन नहीं पूछा, हमने पूछा अनकॉमन कौन सा है, जो कॉमन नहीं है। एग्जैक्टली, क्या बात है। विटामिन B12 डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेगनेंसी से संबंधित नहीं है, ये प्रेगनेंसी में नहीं है। ये तो एब्जॉर्प्शन अल्ट्रेशन होगा तभी होगा, और एब्जॉर्प्शन का अल्ट्रेशन हमने बोला ज्यादातर जो है कहीं ना कहीं डिफेक्ट होने की वजह से होता है, तो ये कॉमन नहीं है। आयरन और फोलिक एसिड डेफिशिएंसी एनीमिया प्रेगनेंसी में बहुत कॉमन है, इसलिए आपने देखा होगा प्रेगनेंसी में हम आयरन फोलिक एसिड देते हैं, IFA की टैबलेट देते हैं, आयरन एंड फोलिक एसिड टैबलेट देते हैं, है ना। क्यों देते हैं? क्योंकि इससे होने वाला एनीमिया बहुत कॉमन है प्रेगनेंसी में, 60 और 100 माइक्रोग्राम। अगला एक मरीज है जो एडमिट हुआ है पर्निशियस एनीमिया का, और क्लाइंट रिपोर्ट कर रहा है ऑल ऑफ द फॉलोइंग, विच इज द मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द एडमिटिंग डायग्नोसिस। मरीज ये सब कंप्लेन कर रहा है, तो कौन सी हमारी एडमिटिंग डायग्नोसिस होगी जो ये इंडिकेट करती है कि मरीज को पर्निशियस एनीमिया है। पर्निशियस एनीमिया का केस है,
कुछ ये कंप्लेन कर रहा है, आपका क्या डायग्नोसिस बनेगा? पहला क्या लिखा हुआ है? आई ऑफन हैव डायरिया, मेरे को डायरिया होता है। माई टंग इज मोर रेड एंड थिक देन यूजुअल, मेरी जीभ ज्यादा लाल और मोटी हो चुकी है। आई हैव लिटिल ब्रूजेज लाइक स्पॉट ऑन माई आर्म एंड लेग, मेरे हाथ और लेग के ऊपर थोड़े थोड़े ब्रूजेज हो गए हैं। और आई हैव बीन रनिंग ए फीवर फॉर द लास्ट 2 days, 2 दिन से बुखार आ रहा है। तो पर्निशियस एनीमिया में बुखार नहीं आता है। पर्निशियस एनीमिया शरीर के ऊपर लाल कलर के दापड़ नहीं बनते। अगर लाल लाल ब्रूजेज हो रही है तो कहीं ना कहीं ब्लीडिंग हो रही है, अगर फीवर है तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, तो ये दोनों तो नहीं बनेंगे। और एक लिखा हुआ है कि मेरे को डायरिया हो रहा है, तो डायरिया हो रहा है तो कोई पेट खराब हो गया है, कुछ गड़बड़ खा लिया है, या कोई डायरियल डिजीज हो गई है, टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन इस बीमारी में तो टंग कैसी हो जाती है? बीफी रेड और मोटी हो जाती है। ये इस बीमारी का क्लिनिकल साइन है। पर्निशियस एनीमिया का बी करेक्ट आंसर है। बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन है, एक 8 साल का बच्चा है, एडमिट हुआ है हॉस्पिटल में, निमोनिया है बच्चे को जो बीमारी है वो कौन सी बीमारी है? निमोनिया है। और बच्चे में फ्रीक्वेंट रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो रहा है। हमने एक क्लोराइड टेस्ट ऑर्डर कर दिया। नर्स जानती है कि क्या रीजन है इस टेस्ट को कराने का। इस टेस्ट को करा के आप क्या रूल आउट करना चाहते हैं? पर्निशियस एनीमिया, डायबिटीज इंसिपिडस, सिस्टिक फाइब्रोसिस और ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। 4 ऑप्शन हमने यहां पे लिख दिए। सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। 8 साल का बच्चा है, निमोनिया लेके एडमिट हुआ है और उस बच्चे में रेस्पिरेटरी इंफेक्शन हो रहा है फ्रीक्वेंटली। जवाब लिखिएगा। बीपी का मतलब होता है लाल बम, जीभ है ना, जीभ एकदम लालम लाल हो जाती है, उसको बीपी कहते हैं। बहुत अच्छे। तो क्या आंसर होना चाहिए? ए कैसे होगा दोस्त? ए में तो लिखा हुआ है पर्निशियस एनीमिया। पर्निशियस एनीमिया हम पढ़ जरूर रहे हैं, पर हर एक सवाल का जवाब पर्निशियस एनीमिया नहीं है। पर्निशियस एनीमिया का डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होता है? सीलिंग टेस्ट। कौन सा टेस्ट करते हैं? सीलिंग टेस्ट करते हैं, ये इससे संबंधित है। और डायबिटीज इंसिपिटस जो होता है, ये जब हम करते हैं तो इसमें वीएमए करते हैं वैसे तो टेस्ट, लेकिन बेसिकली डायबिटीज इंसिपिटस जो होता है उसके अंदर हम यूरिन के अंदर ऑस्मोलैलिटी वगैरह चेक करते हैं और इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू चेक करते हैं। एडीएच हार्मोन जो है उसकी कमी वाली बीमारी होती है ये। सिस्टिक फाइब्रोसिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। तो यहां पे करेक्ट आंसर सी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस। और ये ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो होता है ये ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से होता है। इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा होता है? ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक। ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया की वजह से क्या होता है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। तो यहां पे करेक्ट आंसर सी है। सिस्टिक फाइब्रोसिस का डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। कौन सा टेस्ट? स्वेट क्लोराइड टेस्ट। क्लियर हो गया? बहुत अच्छे। तो ये अलग अलग टेस्ट है। पर्निशियस एनीमिया का सीलिंग टेस्ट, डायबिटीज इंसिपिटस का एडीएच की कमी। हम इस टेस्ट को नाम बोल सकते हैं वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट, ये टेस्ट भी इसका नाम होता है। यहां पे एक टेस्ट करते हैं वाटर डेप्रीवेशन टेस्ट। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये है स्वेट क्लोराइड टेस्ट। और एक हमने बताया है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया। अब विटामिन बी12 की जब कमी होती है और विटामिन बी12 का एब्जॉर्प्शन जो है वो इंटेस्टाइन में नहीं हो रहा है, एब्जॉर्प्शन के साथ में कोई फॉल्ट हो गया है, तो सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्लाइंट जो रिसीव कर रहा है डायग्नोसिस ऑफ पर्निशियस एनीमिया, आस्क व्हाई सी मस्ट रिसीव विटामिन शॉट। वो विटामिन शॉट उसको क्यों चाहिए? विटामिन शॉट उसको क्यों चाहिए? तो व्हाट इज द बेस्ट आंसर फॉर द नर्स टू गिव? सबसे बेस्ट आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ज्यादातर कारण जो होता है विटामिन बी12 की कमी का वो एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। तो एब्जॉर्प्शन वाले मरीज को गोली देने का कोई फायदा नहीं है। जब हम विटामिन बी12 का रिप्लेसमेंट करते हैं, इलाज करते हैं, तो इलाज में गोली का काम नहीं होता है, क्योंकि गोली असर ही नहीं करती है। आपको तो क्या देना पड़ेगा? शॉट देना पड़ेगा, इंजेक्शन देना पड़ेगा। तो इंजेक्शन क्यों देते हैं? शॉट वर्क फास्टर देन पिल, गोली से तेज काम करता है, इंजेक्शन इसलिए दे रहे हैं। योर बॉडी कैन नॉट एब्जॉर्ब विटामिन बी12 फ्रॉम फूड। फूड में से विटामिन बी12 आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। विटामिन आर नेसेसरी टू मेक द ब्लड सेल, ब्लड सेल को बनाने के लिए विटामिन जरूरी है। और यू कैन गेट मोर विटामिन इन ए शॉट देन पिल। इस इंजेक्शन में विटामिन ज्यादा होता है गोली की तुलना में, तो ज्यादा होता है इसलिए या तेज काम करता है इसलिए नहीं दे रहे हैं। हमें कहीं जाना नहीं है कि फटाफट काम कराओ, कल एग्जाम में, आज विटामिन बी12 बढ़ना ही चाहिए, ऐसे नहीं होता है कभी भी।
याद रखिएगा, हम इंजेक्शन इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे फूड में जो विटामिन B12 है उसका एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। मैंने क्या बोला, हमेशा ध्यान रखें कि यहाँ पे प्रॉब्लम किसके साथ में होती है, एब्जॉर्प्शन के साथ में। वीआईपी है विटामिन B12, और जरा सा भी सुरक्षा में कोई ऊंच नीच होती है ना तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है ना। देश का प्रधानमंत्री जैसा वीआईपी है विटामिन B12, तो ये बहुत ज्यादा वीआईपी है, एब्जॉर्प्शन का ही पंगा होगा। तो जहां भी एब्जॉर्प्शन दिखे विटामिन B12 का जवाब बनेगा वो एग्जैक्टली। अगला क्वेश्चन है, एक मरीज है जिसको डायग्नोस हुआ है पर्निशियस एनीमिया। आस्क हाउ लॉन्ग शी विल हैव टू टेक शॉट्स। ये पूछता है कि ये जो इंजेक्शन है ये कब तक लेने पड़ेंगे। तो सवाल ये पूछ रहा है क्या बेस्ट आंसर रहेगा, उसको क्या बोलेंगे आप, ये इंजेक्शन कब तक खाने पड़ेंगे, ये मरीज ने पूछा है। पहला ऑप्शन है अंटिल योर ब्लड काउंट रिटर्न टू नॉर्मल, जब तक तुम्हारी ब्लड काउंट नॉर्मल नहीं हो जाती। अगला है अंटिल यू आर फीलिंग बेटर, जब तक तुम बेटर फील नहीं कर जाते। अगला है फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, लाइफ में जब तक तुम जिंदा हो तब तक। और दैट वेरी विद ईच पर्सन, आस्क योर डॉक्टर, हर आदमी में अलग अलग इसकी रिक्वायरमेंट है, डॉक्टर से पूछ लीजिए। जवाब लिखिएगा क्या आंसर होना चाहिए। मरीज ने पूछ लिया ये इंजेक्शन कब तक लेने पड़ेंगे, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या जवाब होना चाहिए आपका कि जब तक ब्लड काउंट नॉर्मल। याद रखिएगा ब्लड काउंट नॉर्मल करने के लिए B12 नहीं देते हैं, जब तुम अच्छा फील करोगे तो ये फीलिंग लेने के लिए नहीं देते हैं। विटामिन B12 से कोई फीलिंग नहीं आती है, ये भी गलत है। और डॉक्टर से पूछ लीजिए, ये कोई जवाब नहीं होता है ना। मरीज भी यही बोलेगा ये कोई जवाब होता है क्या, ऐसा बोल सकता है मरीज। ऐसे जवाब देने भी नहीं होते, एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं देने होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो दे सकते हो, एग्जाम में नहीं देने होते हैं। तो क्या जवाब रहेगा, जब तक है जान। क्या जवाब रहेगा, जब तक है जान, एग्जैक्टली। होल लाइफ, रेस्ट ऑफ लाइफ, रेस्ट इन पीस नहीं हो जाते जब तक रेस्ट इन पीस नहीं हो जाते तब तक इसको लेना है, जब तक है जान। बहुत अच्छे, लाइफ लॉन्ग, सी इज द करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक एल्डरली क्लाइंट है हु इज बीइंग ट्रीटेड फॉर पर्निशियस एनीमिया। हम उसको पर्निशियस एनीमिया के लिए ट्रीट कर रहे हैं। नीड टू मॉनिटर पीरियोडिकली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, कौन सी कंडीशन को हम पीरियोडिकली मॉनिटर करेंगे। पहला है लैक्टोज इंटॉलरेंस, दूसरा है स्टोमक कैंसर, तीसरा है डिमेंशिया, और चौथा है हियरिंग लॉस। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि एक एल्डरली क्लाइंट है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं पर्निशियस एनीमिया के लिए, और हमें उसको पीरियोडिकली उसके अंदर कौन सी कंडीशन के लिए उसको मॉनिटर करना है। पीरियोडिकली कि भाई विटामिन B12 की कमी है तो कौन सी कंडीशन के लिए उसको मॉनिटर करेंगे, क्या कारण होता है विटामिन B12 की कमी का। तो याद रखिएगा हमने बोला इसकी कमी का बड़ा कारण है एब्जॉर्प्शन का पंगा, और एब्जॉर्प्शन का पंगा तब होता है जब इंट्रिंसिक फैक्टर का दिक्कत होता है। और इंट्रिंसिक फैक्टर कहां बनता है, तो वो बनता है स्टोमक के अंदर। किसमें बनता है, स्टोमक में। तो अगर किसी को स्टोमक का कैंसर हो जाए तो स्टोमक को काट के हटाना पड़ेगा। अगर स्टोमक का कैंसर हो जाए तो स्टोमक को हटाना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेक्टमी। क्या कर दिया हमने, गैस्ट्रेक्टमी कर दिया। अगर आपने स्टोमक को काट के हटा दिया क्योंकि उसमें कैंसर हो गया, तो उसमें क्या हो जाएगा, उसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो जाएगी, और इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी होगी तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, और एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो पर्निशियस एनीमिया हो जाएगा। और वो एक डेंजर वाला एनीमिया जिससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, खतरनाक वाला एनीमिया, उसको पर्निशियस एनीमिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन, एक मरीज है पर्निशियस एनीमिया का एडमिट हुआ है। व्हाट वुड द नर्स एक्सपेक्ट द एडमिटिंग असेसमेंट टू रिवील। पर्निशियस एनीमिया का मरीज भर्ती हुआ है, भर्ती के समय आपका एडमिशन के समय क्या चीज के लिए आप रिवील करेंगे, क्या चीज के लिए आप चेक करेंगे। इकाइमोसिस ऑन द ट्रंक, ट्रंक के ऊपर लाल लाल बड़ा सा एक लाल कलर का वहां पे दापड़ हो गया है, लाल कलर का निशान है, इकाइमोसिस कहते हैं उसको। बाइलेटरल न्यूरोपैथी ऑफ द लेग, दोनों पैरों के अंदर न्यूरोपैथी हो गई है। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, भूख कम हो जाती है। डिक्रीज एपेटाइट, भूख कम लगती है मरीज को। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे कि क्या देखने को मिलेगा पर्निशियस एनीमिया वाले मरीज में। यह भी एक क्लिनिकल साइन पूछा गया यहां पे। याद रखिएगा पर्निशियस एनीमिया में ज्यादातर विटामिन B12 की कमी होती है, और एक एनीमिया होता है फोलिक एसिड की कमी वाला। फोलिक एसिड की कमी से और पर्निशियस एनीमिया विटामिन B12 की कमी से, इन दोनों में एक बड़ा मेजर अंतर है कि विटामिन B12 की कमी जो होती है वो रातों रात में नहीं होती है,
विटामिन B12 जो होती है उसकी कमी जो है वो कई सालों तक नहीं लेने पे होती है। हमने बोला 3 से 5 साल लगते हैं इसकी कमी होने में, क्योंकि इतनी टाइम तक ये स्टोर होके रह सकता है। फॉलिक एसिड जो होता है ये 1-2 महीने तक आप नहीं ले तो इसकी कमी हो जाती है ना। इसका स्टोरेज ज़्यादा नहीं होता है, 1 to 2 मंथ्स का ही रहता है। विटामिन B12 की कमी की वजह से जब कमी होती है तो न्यूरोपैथी होती है, न्यूरोलॉजिकल साइन आते हैं। ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। हाथ की हथेली और पांव के तलुओं में जलन होती है, चमचमाहट होती है, पैरास्थीसिया होता है, नमनेस फील होती है, टिंगलिंग सेंसेशन होते हैं, चींटियां चल रही है ऐसा महसूस होता है, इसको न्यूरोपैथी कहते हैं। झंझनाहट होती है, भनभनाहट होती है, सनसनाहट होती है, तंतनाहट होती है। अगर ये सारे सिम्टम अगर हथेलियों में और पांव के तलुओं में आ रहा है तो ये विटामिन B12 की कमी है, और इसको हम न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? न्यूरोपैथी। बाइलेटरल का मतलब होता है दोनों ही पैरों के अंदर, दोनों ही हाथों के अंदर, तो इसको हम विटामिन B12 की कमी कहेंगे। याद रखिएगा, जो फॉलिक एसिड है इसकी कमी से कोई न्यूरोलॉजिकल साइन तो नहीं आते हैं, लेकिन हाँ इसकी अगर कमी हो तो प्रेग्नेंट मदर जो है उसके बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकता है, लेकिन किसी एडल्ट में न्यूरोलॉजिकल साइन फॉलिक एसिड की कमी से नहीं आएंगे। तो करेक्ट आंसर यहां पे क्या रहेगा? बाइलेटरल न्यूरोपैथी ऑफ द लेग, ये विटामिन B12 की कमी से होता है। एक एडल्ट एडमिट हुआ है पर्निशियस एनीमिया लेके, कौन सा फैक्टर क्लाइंट की हिस्ट्री इज मोस्ट लाइकली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ पर्निशियस एनीमिया? पर्निशियस एनीमिया के डेवलप होने का कारण क्या है? जवाब लिखिएगा, सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा, क्या आंसर होना चाहिए। एक एडमिट हुआ है पर्निशियस एनीमिया लेके, कौन सा फैक्टर हिस्ट्री जो है वो इसके डेवलप होने का? पहला है अपर जीआई ब्लीड, कीमोथेरेपी 3 मंथ्स, गैस्ट्रेक्टोमी 6 मंथ अगो, और मदर हैज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। विच इज द करेक्ट वन? सभी लोग अपना बेस्ट जवाब लिखिएगा। कमी होने का कारण क्या है? जीआई ब्लीड इसका कारण है, या कीमोथेरेपी 3 महीने से चल रही है, गैस्ट्रेक्टमी 6 महीने से की हुई है पहले, या आयरन की कमी? बड़ा आसान सवाल कर दिया हमने। स्टोमक के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर, स्टोमक हटा दिया तो इंट्रिंसिक फैक्टर गया, और इंट्रिंसिक फैक्टर गया तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा? पर्निशियस एनीमिया। तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या है? 6 महीने पहले अगर गैस्ट्रेक्टमी की है तो कौन सा एनीमिया हो जाएगा? पर्निशियस एनीमिया। 6 मंथ बैक गैस्ट्रेक्टमी हुई है। ये जीआई ब्लीड से नहीं होता है। जीआई ब्लीड या क्रॉनिक ब्लड लॉस जब होता है तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ये मोस्ट कॉमन कारण है उसके होने का। कीमोथेरेपी अगर मरीज को चलती है तो पानसाइटोपेनिया होता है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा प्रॉब्लम में जाती है कीमोथेरेपी की वजह से, आरबीसी कम हो जाती है, प्लेटलेट कम हो जाती है, उसको पानसाइटोपेनिया कहते हैं। और आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया तो आयरन की कमी से होगा, इसका संबंध पर्निशियस एनीमिया से नहीं होता है। अगला एक 53 साल का पर्निशियस एनीमिया के साथ में फिजिशियन के पास में मरीज गया, मरीज ने पर्निशियस एनीमिया हुआ, विच कमेंट इज ग्रेटेस्ट कंसर्न टू द नर्स? क्या कंसर्न इश्यू रहेगा? कौन सा कमेंट? आई हैव बीन हैविंग ट्रबल रीडिंग द न्यूज़पेपर, मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत होती है, क्या ये पर्निशियस एनीमिया का साइन है? आई हैव पेन अप एंड डाउन माई लेग, मेरे पांव में ऊपर और नीचे दर्द होता है। तीसरा, माई नी हर्ट व्हेन आई क्लाइंब स्टेयर, मेरे पांव में दर्द होता है जब सीढ़ी चढ़ता हूं। एंड आई एम सो टायर्ड टू हैविंग ए हेडेक, मेरे को सर दर्द से मैं बहुत थक जाता हूं। तो पर्निशियस एनीमिया में हेडेक नहीं होता है, पर्निशियस एनीमिया में सीढ़ी चढ़ने से दर्द होता है ऐसा नहीं है, और इसमें दिखने में दिक्कत नहीं होती है, न्यूज़पेपर पढ़ने में दिक्कत नहीं होती है। हमने बोला इसमें तो न्यूरोपैथी होती है, हाथ और पांव जो होते हैं उसके अंदर यहाँ पे अप एंड डाउन माई लेग जो है पेन होता है, दर्द होता है, ये न्यूरोपैथी के साइन है। पेन, पैरास्थीसिया, झंझनाहट, सनसनाहट, फनफनाहट, ये अगर हाथों पांव में होने लग जाए तो ये पर्निशियस एनीमिया का साइन है। बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ए सी ओ डी तीनों ही गलत है। अब अगर पर्निशियस एनीमिया हुआ है, झंझनाहट सनसनाहट हो रही है, बीपी रेड टंग हो गई है, तो इलाज क्या है? 65 साल का एक आदमी न्यूली डायग्नोस हुआ है इस बीमारी से, और नर्स जोर दे रही है कि भाई तुम्हें इंक्रीज करना है विटामिन B12 का इंटेक। तो उन्होंने पूछा कैसे, हाउ, कैसे करूं विटामिन B12? तो क्या जवाब होगा? इंक्रीज डाइटरी इंटेक ऑफ विटामिन B12, डाइट से ले लो, ओरल विटामिन B12 ले लो, है ना, ओरल ले लो, और
विटामिन बी 12 इंजेक्शन या नेजल स्प्रे के रूप में ले लो या चिलेशन थेरेपी ले लो। वहां पे क्या तरीका है रिप्लेसमेंट का, तो याद रखिएगा हमने अभी बताया कि प्रॉब्लम तब होती है, कमी तब होती है जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। जब एब्जॉर्प्शन नहीं होता है तो डाइट से लेने का कोई फायदा नहीं और ओरल विटामिन बी 12 लेने का कोई फायदा नहीं। और चिलेशन थेरेपी जो है वो विटामिन बी 12 की कमी को पूरा नहीं करते, ये तो आयरन की टॉक्सिसिटी में देते हैं। चिलेटिंग एजेंट आयरन की टॉक्सिसिटी का इलाज है और ओरल गोली देने से मतलब नहीं है क्योंकि एब्जॉर्ब ही नहीं होगा और डाइटरी इंटेक से ही एब्जॉर्ब नहीं होगा, दोनों ही कहां जाएंगे, हाथ में ही जाएंगे। तो कैसे देना पड़ेगा, आपको बी 12 के इंजेक्शन देने पड़ेंगे। विटामिन बी 12 जो है, याद रख लीजिएगा, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसका इंजेक्शन भी आता है और इसका नेजल स्प्रे भी आता है। विटामिन बी 12 का मार्केट में इंजेक्शन भी आता है, न्यूरोकाइंड गोल्ड ऐसे नाम से कई नाम है, इंजेक्शन भी आता है। और विटामिन बी 12 जो है उसका स्प्रे भी आता है, उसको नाक के अंदर करो, वहां से वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और ब्लड में चला जाएगा। तो इसका नेजल स्प्रे भी आता है और इसका इंजेक्शन भी आता है। इस इंजेक्शन को आईएम लगा सकते हो, आईवी लगा सकते हो और इंट्रानेजल तो नेजल स्प्रे है ही, तो इंट्रानेजल रूट भी होता है। तो कभी एग्जाम में पूछ ले तो भी आपका जवाब होना चाहिए कि हाँ बी 12 को इंट्रानेजल भी देते हैं, आईएम भी देते हैं और आईवी भी देते हैं। कहानी क्लियर हुई कि नहीं हुई? तो ये एक इंपॉर्टेंट सेशन विटामिन बी 12 का। अगर आपको लगा कि कुछ नया सीखा तो इस वीडियो के लास्ट के अंदर कमेंट बॉक्स में अपना बेहतरीन कमेंट जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने आप को मजबूत बनाएं, मजबूत इरादों के साथ में डटे रहे। किसी ने बड़ा खूब कहा कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो जरूरत है एक बेहतरीन हौसले की, अपने मंजिल को पाने का एक जुनून आपके अंदर हमेशा हमेशा जिंदा रखना है ताकि आप बेहतरीन भविष्य का निर्माण कर पाओ। इसी के साथ में देते हैं इस सेशन को यहीं पे विराम, फिर मिलेंगे एक नए सेशन में कुछ इसी तरीके के मजेदार, जबरदस्त और जानदार वाले क्वेश्चंस को लेके, ताकि हम बेहतर से बेहतरीन कर जाएं और एक इंपॉर्टेंट चीज जो है उसको हम कैरी आउट करें। तो मिलते हैं दोबारा एक नए सेशन के साथ में, एक नए वीडियो और नए लेक्चर को लेके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल।